बैक पेन एंड स्पॉन्डिलोसिस, ये बेहतरीन टॉपिक पे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन डिलीवर करने वाले हैं। बहुत जोर से स्वागत करेंगे हमारे स्पीकर डॉक्टर आनंद मोरे सर। यस सर, वेलकम एंड स्टेज इज योर सर। डॉक्टर आनंद मोरे सर, यस। Yes, good morning all. Thank you Sanket sir, such a warm welcome for me. And आज तो बहुत जबरदस्त वर्कआउट सुचिता मैडम और उनके टीम ने लिया है। और आज सभी जो हमारे वेलनेस कोच है और सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट है, फैमिली मेंबर्स है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आज एक्सरसाइज करके उनका पसीना बहाया है और सेल्फी तो बहुत अच्छी तरह से आई है। तो चलिए, मैं शुरुआत करने से पहले एक बोलूंगा कि श्री गणेश मैं करूं एक राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के अभिनंदन से, ये भावना भव राष्ट्र की मैं वंदन करता हूँ। सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यस, भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो चलिए, मैं डॉक्टर आनंद मोरे, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। मैं आप सभी का सेवक हेल्थ बास्केट की ओर से फिर आपका एक बार स्वागत। एक बार हम आपका स्वागत करना चाहेंगे सर, आधा ही मिनट दीजिए। मन भवन उठे तर सिहर उठे जब खबर उठे के अब है सिंघम। ना मगर चले ना मगर चले, बस कहर चले जब अब है सिंघम। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, हर रोज की तरह हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस की ओर जाएंगे कि हर एक किसी को भी जो अपने गर्दन या नेक से लेके हमारे कमर तक जो भी कुछ स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अलग अलग डिसीजेस रहते हैं। बहुत से जनों को पता नहीं रहता है कि एग्जैक्टली क्या क्या वहां पे होता है, क्यों होता है, उसके ऊपर हम कैसे हम ये कर सके। आपको तो पता है, एक बार मनके का कुछ प्रॉब्लम रहा तो ऑपरेशन होने के बाद भी पूरी तरह से वो ठीक नहीं होता। लेकिन वो क्यों होता है, अगर ये समझ में आया तो सबका जो मेन हमारे शरीर की जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है, वो अगर सही रहती है तो हम जिंदगी भर फिट एंड फाइन रहते हैं। जैसे एक बड़ा सर्कस रहता है, सर्कस के बीच में एक तंबू रहता है, और अच्छी तरह से अगर वो अच्छा रहता है तो पूरी सर्कस की जो भी ये है बनाए वाले उसके पाल, वो अच्छी तरह से रहती है टिक के। लेकिन वही तंबू अगर डरमट गया तो पूरा वो सब सर्कस का तंबू जो रहता है वो निस्तानाबूत हो सकता है। तो वैसे ही हमारे जो कमर जो है और बाकी का जो भी हमारा बीच में का पार्ट है, तो उसके बारे में हम सोचने वाले हैं। यस, तो मैं डॉक्टर आनंद मोरे, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। ये उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। और हमारा यहाँ पे मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 40 बेड का है। और मैं यहाँ पे उप जिला रुग्णालय परंडा, यहाँ पे आयुष मेडिकल ऑफिसर इस पद के ऊपर मैं गए 14 साल से मैं काम करता हूँ। यस, तो देखिए कि यहाँ पे इस फोरम पे हमारे जो मैडम है डॉक्टर रमा मोरे, ये पहले ज्वाइन हो चुके थे। और हमारा जो आपका सभी का मिशन है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ। यस, तो कुर्वन्ति विश्व स्वस्थ्यम, ये ध्येय लेके हम इस हेल्थ बास्केट के फोरम के माध्यम से हम सभी लोगों को एक फिट एंड फाइन लाइफ देने की हम कोशिश करते हैं। और सभी प्रकार के यहाँ पे महाजन आ जाते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं, इसलिए भिन्नासुधा भाषा भिन्नासुधा वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो मैं शुरुआत करने से पहले उस परम पिता परमात्मा का मैं एक बार फिर से उनको नमन करके प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी यहाँ पे कुछ गोल लेके आए हो, तो गोल आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाए, जिसकी वजह से आप, आपका परिवार और मित्र परिवार सदा फिट एंड फाइन लॉन्ग लाइफ हैप्पी जिंदगी जिए। यस, ये हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपना, कि जिसमें हम ऑल ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ, इस हिसाब से हम पाइल फिशर फिचुला के ऊपर भी कुछ ऑपरेट वगैरह बच्चे हम करते हैं। जिसका कोर्स मेरा जो नासिक यूनिवर्सिटी एमयूएचएस का कार्ड बोल के हुआ है, क्षार सूत्र एंड एनोफी डिसऑर्डर्स इसमें। यस, तो ये मोरे स्टेफिक न्यूट्रिशन सेंटर की जो एक बार बीमार पड़ने के बाद तो हमारे हॉस्पिटल में लोग आते हैं, लेकिन जो सुविधा सुजान नागरिक रहते हैं, जो होशियार रहते हैं, वो अपने मॉर्निंग कॉल के ऊपर फोरम के ऊपर आके जो फिट एंड फाइन बनते हैं,
ना कि बीमार पड़ने के बाद उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टिया वो सफर हो जाते हैं। तो इसलिए वो अपने इस स्टेफिक न्यूट्रिशन सेंटर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका बीमार नहीं पड़ना, उसके हिसाब से उनको डाइट प्लान, एक्सरसाइज वगैरह बाकी लेके अपने मॉडर्न फोरम के ऊपर हम लाते हैं और उनका हेल्थ गोल हम अचीव करके फिट एंड फाइन लाइफ जीने की हम कोशिश करते हैं। यस, वी रिस्पेक्ट आवर मेंटर्स भाग्यश्री, हर्षद, राहका मैम और सभी यहाँ के सीनियर मेंटर्स को। यस, देखिए यहाँ ज्वाइन होने से पहले हमारी अवस्था ऐसी थी कि चंगू मंगू की जोड़ी, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पेट के ऊपर डैनलॉप एंड डैनलॉप टायर के कुछ लेयर भी बहुत चढ़े रह चुके थे। दो दो सिलेंडर के बोझे मैं अपने पेट के ऊपर लेके चलता था, तो मेरे घुटनों में इस तरह से दर्द होता था। और क्या होता है कि मैंने जैसे बोला ना कि पीठ की जो रीढ़ की हड्डी रहती है, वो मन का जो हम बोलते हैं उसको, तो उसको जो स्नायु हमारे आजू बाजू के पकड़ के रखे वाले रहते हैं, जो सर्कस का मेन बीच में का तंबू, अगर वो बाजू में के जो स्ट्रेच करके जो लगाए वाले उसको सपोर्ट रहता है, वो अगर ढीला हो जाता है तो तंबू भी डोलमोहित हो जाता है। उस तरह से जब हमारा पेट छूटता है तो जो हमारी स्नायु की पकड़ रही थी उस मनके के ऊपर की, वो भी लूज हो जाती है, इसलिए मनके हमारे कंट्रोल में नहीं रहते और अलग अलग प्रकार के और डिसीज शुरू हो जाते हैं। तो यानी पेट बढ़ना ये भी एक मनके का प्रॉब्लम रहता है। फिर कितनी भी दवा गोली लेंगे आप तो उसके ऊपर वो कंट्रोल में नहीं आता। हमारा वजन बढ़ना ये भी मनके के ऊपर प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि जब शरीर के सप्त धातु बनते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम खेत में पानी देते हैं हर एक फसल को, तो एक फसल का जो पाटाला पाणी दिलं म्हणतो आपण, एक हुआ कि दूसरे को छोड़ते पानी, उसका पूरा हुआ कि तीसरे को छोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है कि रस धातु पहले तर्पण होता है, फिर रक्त धातु की ओर आता है, फिर मांस से आता है, फिर जो मेद धातु यानी फैट की तरफ जो जाता है, और उसके बाद आगे जो है वो अस्थि यानी कैल्शियम यानी हड्डी हमारी, अस्थि धातु का पोषण होता है, फिर मज्जा धातु का पोषण होता है, फिर शुक्र धातु का पोषण होता है। लेकिन फैट में ही सब अगर अटक गया पूरा वाटर या कुछ न्यूट्रिएंट, तो आगे के जो पाटाला पानी जैसे बोलते हैं, आगे के जो वाफे रहते हैं उसको मिलते नहीं अच्छी तरह से, उसलिए उनका तंदुरुस्ती कम हो जाता है और फिर उनके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, यानी टिंगलिंगनेस, हाथ पैर को मुंगे आना, दर्द होना, कमर में प्रॉब्लम आना, कैल्शियम डिफिशिएंसी अलग अलग, इस तरह से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुए थे। फिर बाद में यहाँ पे आने के बाद एक अच्छा पोषक आहार मिलने की वजह से सप्त धातु का मेरा पोषण अच्छी तरह से हो गया, जिसकी वजह से देखिए कि पहले कैसी मेरी अवस्था थी कि जैसे छोटे बच्चे चिंगम चगलते हैं और चबा चबा के बाहर फेंक देते हैं, और हालांकि वो चिंगम से लेकर सिंगम तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो अपने मॉर्निंग फॉर्म के ऊपर जो हमारा दिन भर का 20% एक्सरसाइज और अच्छा सा प्यारा सा हम न्यूट्रिशन लेके हमारा 80% पोषक तत्व आहार जो हमारे शरीर में लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा मसल और बोन डेंसिटी अच्छी तरह से बढ़ जाने के बाद जो हमारा बीएमआर खुद ही बढ़ता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, तो जिसकी वजह से हमारा मसल मास और ये बढ़ने के बाद अपने आप ही फैट का जो डाइजेशन है वो सुधर जाता है, और जो लिपिड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रहो या विकृत कुछ हमारे शरीर में चर्बी रहो वो अपने आप झड़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन चिंगम से लेकर सिंगम तक होने की वजह से थोड़ा बहुत और मुझे मोटिवेट करने की वो कोशिश करते हैं कि मैं और अच्छा मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन लाऊं खुद में और इसमें। तो ये हमारे सीनियर मेंटर्स हैं कि जिनकी वजह से हमें ये मिशन आइडियल वेट की और टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, इसके ऊपर हम काम करते हैं एक साथ। तो इस तरह से हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह से हुआ है। हालांकि हमारे बच्चों में भी ऐसे ही था कि कुछ छोटा बड़ा दिखता था, लेकिन यहाँ आने के बाद अच्छी तरह से उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हो गया है। वो खाली शरीर से ही नहीं और अपने दिमाग से ही बहुत अच्छी तरह से उनकी प्रगति हो चुकी है। और देखिए ये हमारे परिवार का जो एक सेल्फी लिया था मैं इस फैमिली को ज्वाइन होने से पहले, तो किस तरह से ये पेट मेरा बढ़ चुका था, गालों के ऊपर भी सब चर्बी बढ़ चुकी थी, सब इस तरह से 87 kg मेरा वजन हो चुका था। बच्चे भी ऐसे, हम दोनों तो खाती पीती घर के लगते थे लेकिन बच्चे वैसे नहीं लगते थे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इस फोरम से ज्वाइन नहीं होता, अच्छा प्यारा सा मुझे ये पोषक तत्व तो नहीं मिलता और अच्छा एक्सरसाइज और अच्छा लाइफस्टाइल अगर मैं अडेप्ट नहीं कर लेता, हालांकि मुझे पता था मैं डॉक्टर होने की वजह से, लेकिन तो मेरा खुद का अस्पताल, सरकारी अस्पताल, कुछ किताबें भी मैंने लिखी, उसकी वजह से मेरे खुद के ऊपर ध्यान नहीं गया। और लेकिन इस फोरम के ऊपर आने के बाद सभी जो हमारे एक साथ सभी विचार जो एक साथ मिलते हैं, तो एक ब्रह्मांड में हम कोई अच्छा एक थिंकिंग छोड़ते हैं, तो सभी की प्रार्थना एक साथ तो उसको सुनना पड़ता है। और सभी के साथ मेरा भी इस तरह से अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पूरे परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से हम पूरा परिवार फिट एंड फाइन लाइफ जी रहे हैं। और कम से कम हम मैडम और मैंने
दोनों मिलके मेरे 17 किलो, उनके 12 किलो, इस तरह से 30-40 किलो हमारे पृथ्वी के बोझा हमने कम कर दिया है। इस तरह से ये अच्छी तरह से स्किन में भी उनके बदलाव अच्छी तरह से आया है। फिर से ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि हाथ पाय दिसती काड्या, पोतही भासे जैसा नगारा, ऐसी अवस्था से लेके ये चिंगम से लेके टेढ़े मेढ़े एक सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी का सहकारी आशीर्वाद और प्यारा सा न्यूट्रिशन इसकी वजह से हो चुका है। ये हमने कुछ किताबें लिखी थे जिनको माननीय पंत प्रधान जी के भी हमें खत मिले थे और उनके साथ बहुत सारे महानुभावों के, जिसके बदौलत हमें जो प्रेरणा मिली उससे और उसके ऊपर हमने काम करके 10 बरस काम किया। 3.5 बरस हमारे वनराई प्रकाशन पुना, इन्होंने उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके ये आरोग्य का संविधान लोगों के, हमारी जनता जनार्दन के सेवा में हमने लाया है। तो ये आपको अपने मेंटर से या वनराई पुना जो मोहन दारिया की जो संस्था है वहां से आपको मिल सकती है, ऑनलाइन भी ये मिलेगा आपको। इसके बारे में हमें गोल्ड मेडल भी मिल चुका है और दिल्ली के कुछ बड़े लोग यहाँ पे आके इसका इनॉग्रेशन भी करके गए। एक छोटी सी जापान फास्टेस्ट चैलेंज एक कंपटीशन थी कि जो आपने खाली डॉक्टरों के लिए थी, तो मिलिंद सोमन जी ने वो कंडक्ट किया था उनकी टीम ने। तो उसमें कुछ जो टास्क भी दिए थे वो हमने किए थे। फिर बाद में मुझे ऐसे पता चला कि मेरा नंबर इंडिया के पहले 3 डॉक्टरों में फिटनेस में आया है। और जब मुझे सब उनकी तरफ से ही बुलाया गया, सब बाकी का वही उन्होंने सब अरेंजमेंट किया था। जब मैं वहां पे गया तो मैं देखा कि डॉक्टरों की 3 इसमें तो मेरा पहला ही नाम है। तो इस तरह से जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। उसके साथ आपने आइडियल पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि सुरवंताचे फुलपाखरू जैसा रूपांतर होता है, तो वैसे हमारे पर्सनैलिटी भी चेंज होती जाती है। तो हम एक आइडियल पर्सनैलिटी हम बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग रिवॉर्ड्स अवार्ड मिलना भी शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे मैडम को हमको भी थोड़ी बहुत लोगों ने देने की कोशिश की। तो ये सब रिजल्ट जो है तो बहुत टिपिकल है, क्योंकि आप कितना मेहनत से हर रोज मॉर्निंग कॉल के ऊपर आते हो, किस तरह से आप अपना चाय नाश्ता या अपना पोषक तत्व लेते हो, किस तरह से अपने मेंटर्स और इस फोरम के ऊपर अलग अलग जो हमारे सीनियर वेलनेस कोचेस है, बहुत सारे डॉक्टर्स है जो कुछ यहाँ पे आपके हेल्थ रिलेटेड आपको टिप देते हैं, उन टिप्स का किस तरह से आप पॉजिटिव माइंड सेट से आप काम करते हो आपके शरीर के ऊपर, परिवार के ऊपर, सबके ऊपर, उसके ऊपर ये सब रिजल्ट हमारे टिपिकल आने वाले हैं। तो यस, तो मैं भी इस फोरम से इसलिए ज्वाइन किया हूँ कि आगे चल के जो भी कुछ आपके सभी के फैमिली डॉक्टर्स या वेलनेस कोच रहेंगे वो आपको इंजेक्शन, गोली, दवा, सलाइन पे या एडमिट करके कवर नहीं करेंगे, लेकिन आपके फ्यूचर के डॉक्टर जो है आपको अच्छी तरह से डाइट प्लान और अच्छा एक्सरसाइज ये सब दे के लाइफस्टाइल अच्छा आपकी बना के किस तरह से आपको डिसीज फ्री रखी जाए इसके ऊपर, और ये आरोग्य का सभी एक वेल जो है उसके ऊपर वो ट्रांसफार्मर बोल के आपका काम करेंगे, जो सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी वो करेंगे इस तरह से। क्योंकि हमें सब पे एक्टिव होना पड़ेगा। कैसे बोलते हैं कि एक समाज और देश की हानि जो दुष्ट लोगों से की दुष्टता से नहीं होती, लेकिन सज्जन लोगों की निष्क्रियता से जरूर हो जाती है। इसलिए हमें निष्क्रिय नहीं रहना है, सभी को एक साथ मिलकर खुद का और मित्र परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें अच्छी तरह से काम करना है। तो यस, ये 5 पिलर के ऊपर हम काम करते हैं। और आरोग्य ही इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई भी समझो हर क्षेत्र में काम करता है तो उसका बेस ही आरोग्य है। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल उत्तम, ऐसा बताया हमारी संस्कृति। धर्म यानी करते हुए कर्म इति धर्म, अर्थ पैसा कमाना, काम हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार के आनंद सुख भोग हम लेते हैं, और मोक्ष प्राप्ति जो भी कुछ हमें चाहिए जिंदगी में, जो सबसे मूल कारण यही रहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर अवतार लेने के। यही सब चीजों को करने के लिए उसका जो माध्यम है वो बेस है जो आरोग्य है। इसलिए बोलती है हमारी संस्कृति की आदमी सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें आरोग्य सर्वथा ही रक्षण करना है। इस प्रकार हम यहाँ पे जब हम अपनी सेवा में आते हैं तो हम इतना ही कामना रखते हैं कि न तो हम काम राज्यम, हमें राज्य होने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग सुख भी पाने की इच्छा नहीं है, ना जन्म मरण के चक्र से हमें मुक्ति चाहिए। हम कामना करते हैं दुखी तप्ता नाम प्राणी नाम आत्मनाशना, यानी दुख वेदना आजारपन दूर करने की। यस, इस मिशन पे टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड से जुड़ के हम अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर से इस तरह से हम कुछ ना कुछ जो बोलते ना कि एक्टिवली हम एक्शन लेके लोगों को टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पी पे जुड़ चुके हैं। और यस, तो ये हमारे मोटो हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर था। यस, तो थैंक यू। तो शुरुआत करेंगे। सबने डायरी पेन लेना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने नोट्स निकाल के लेना है।
अगर किसी को क्या शंका है तो लास्ट में आखिर में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसके बदले जिसमें हम एक साथ डिस्कस करके ये करेंगे। तो चलिए शुरुआत की जाए। जो हमारा स्पॉन्डिलोसिस के ऊपर जो आज का टैबलेट होने वाला है, ये टॉपिक होने वाला है स्पाइनल आर्थराइटिस जो भी रहता है, इज ए डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। यानी जो उम्र के हिसाब से जैसे गाड़ी के टायर जब ज्यादा चलते हैं तो उसमें जो डीजेनरेशन हो जाते हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर की जो भी कुछ जॉइंट्स है तो उसमें जो पुर्जा रहते हैं, उसमें जो साइनल फ्लूइड मेंबर रहते हैं, तो उसमें घस के उसका भी डिजेनरेटिव हो जाता है। इट इज द जनरल वेयर एंड टियर that occur in the joint bone of the spine as people get older। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो वियर एंड टियर मैकेनिज्म से सब जॉइंट में अपने आप ही उसका डिजनरेशन यानी धातु का जो जीर्णत्व जो हम बोलते हैं तो वो आने शुरू हो जाते हैं। मोर देन 85% ऑफ पीपल और 60 इयर्स अफेक्टेड। ये 60 वर्ष के ऊपर तो सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं मन के इसके और बाकी सब ज्वाइंट के, लेकिन उससे पहले 40 इयर्स अबव में भी ये सब चालू हो जाता है। देखिए स्पॉन्डिलोसिस में अफेक्ट सर्वाइकल रीजन यानी नेक को, थोरैसिक यानी उसके मिड बैक को यानी पीठ के मध्य भाग को, और खाली जो लंबा रीजन जो बोलते हैं हमारा उसको लो बैक रीजन ऑफ द स्पाइन। इट मे कॉज लॉस ऑफ स्पाइनल शेप एंड फंक्शन। तो क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारे जो स्पाइन का जो वर्टिब्रल कॉलम हमारा है, जो हमारे मन का रीढ़ की हड्डी है, उसका शेप बिगड़ जाता है और उसके जो फंक्शन रहते हैं झुक के उठाना, बाकी इधर उधर घूमना, इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। यस, उस तरह से ये होते रहता है। तो देखिए टाइप में भी सर्वाइकल नेक स्पॉन्डिलोसिस में पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से गर्दन के मनके में ये सब डिजेनरेटिव चेंजेस होके अलग अलग तरीके से पेन हाथों में, जहाँ से जो सेम इनर्वेशन ऑफ द नर्व, यहाँ से जो हमारे नसा जाते हैं पूरे हाथ को, या कहीं से यहाँ से जो उगम होता है उसके ऊपर प्रेशर आने के बाद उसके सिम्टम चालू हो जाते हैं, हाथ में मुंगे आना, एक हाथ खुद दर्द करना, और शायद ब्रेन को भी यहाँ से कुछ नस जाते रहेंगे तो उसके भी ऊपर प्रेशर आके और फिर हेडेक वगैरह बाकी शुरू हो जाता है। फिर थोरैसिक मिड बैक स्पॉन्डिलोसिस यानी जो पीठ के बीच में का जो पार्ट है उसे थोरैसिक रीजन बोलते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रा वहां पे रहते हैं, तो उसमें भी बिगाड़ आके वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट में बाक आना या कुछ ना कुछ वहां पे दर्द महसूस होना, इस तरह से होता है कि कोई लोग ऐसे झुक जाते हैं इस तरह से। नंबर लोग बैपेल स्पॉन्डिलोसिस यानी कमर जो नीचे पूरा जो ऊपर का पार्ट है उसका सब प्रेशर नंबर में आ जाता है, यानी नीचे के हिस्से में आ जाता है, और सबसे ज्यादा 80% तो इसी में ही ज्यादा दर्द होता है। और सेकंड जो होता है वो सर्वाइकल इसमें हो जाता है, क्योंकि पूरी गर्दन का बोझा इसके ऊपर रहता है और हम झुक के मोबाइल टीवी इस तरह से देखते रहते हैं, तो उसका प्रेशर बार बार यहाँ सर्वाइकल के ऊपर आने के बाद इसमें सब प्रॉब्लम आजकल शुरू हो गए। और हम इस तरह से कुर्सी के ऊपर बार बार बैठते हैं कि हम आगे झुक के हम बैठते हैं, अपना स्ट्रक्चर अच्छी तरह से नहीं रखते, इसलिए अलग अलग इसके ऊपर प्रेशर आके अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स लंबा रीजन में भी शुरू हो जाती है। देखिए डिजेनरेटिव डिस्क डिसऑर्डर में जैसे ये नॉर्मल डिस्क है, जो हमारे दो मनके में जो हमें एक डिस्क जो बोलते हैं ना, एक गद्दी जो रहती है जिसके वजह से हमारे मनकों में इस तरह से हमारे मूवमेंट्स अच्छी तरह से होते हैं। और जब मॉर्निंग में हम वर्कआउट करते हैं, प्री वर्कआउट करते हैं, तो उसमें का जो स्टिफनेस है वो निकल के जाके अच्छी तरह से वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ता है, खून पुरवठा अच्छी तरह से वहाँ पे आता है, और मनके के कैल्शियम और बाकी के भी न्यूट्रिशन जाके यहाँ पे अच्छी तरह से। यदि डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ का पोषक तत्व कम होने लगता है, और उसमें वियर एंड टियर किस तरह से जैसे एक्सरसाइज करने के बाद मसल ब्रेक डाउन होते हैं तो उस तरह से यहाँ पे हो जाते हैं, लेकिन उतने भर के आने के लिए हमें न्यूट्रिशन जाता नहीं वहाँ पे, और हमारे शरीर में उतना पहुंचता भी नहीं, इसलिए तो हमारे न्यूट्रिशन की अलग गरज पड़ती है। बल्जिंग डिस्क ये जो है तो क्या होता है कि प्रेशर बार बार आने की वजह से आजू बाजू की जो हमारे स्नायु है उसको एक पीठ की रीढ़ को हड्डी को सीधे रखने की वो लूज हो जाने की वजह से, और अलग अलग कुछ ट्रॉमा या कुछ की वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो अंदर का जो साइनोइड फ्लूइड या बाकी जो भी कुछ यहाँ का जो ये है उसे वंगन बोलते हैं समझो, तो वो बाहर निकल के आ जाता है इस तरह से बाहर के इसमें। तो क्या होता है कि ये डिस्क बल्जिंग आना शुरू हो जाता है, बाहर ये आने के बाद आता है। कभी कभी जो हमारे घुटने रहते हैं, गुड़गे रहते हैं, तो उसके पीछे बिग स्वेलिंग आ जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि उसमें का जो यही है तो वो पीछे बाहर आना शुरू हो जाता है। हर्निएटेड डिस्क, तो देखिए ये ज्यादा जब बढ़ता है तो ये हर्निया जैसा आ जाता है, क्योंकि उसका जो दायरा है इसमें वो नहीं रहे कि वो बाहर आ जाता है। हर्निया बोले तो हमारे पेट के जो स्नायु कमजोर हो जाते हैं, जैसे टायर को गेटर आता है
तो दो गेटर के बीच में से ट्यूब बाहर आ जाती है, तो उस तरह से ये बल्जिंग हो जाता है। लेकिन ये बल्जिंग से क्या होता है कि यहाँ से जो नस पूरे अलग अलग पार्ट को जाते हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, और नस के ऊपर प्रेशर आ जाता है तो बहुत पेन हो जाता है फीट को, इसको। तो इस तरह से तो ये थिकनिंग यानी ये डीजनरेट चेंजेस होकर जो उसका शेप है वो बिगड़ जाता है और बारीक चट्टा हो जाता है। फिर बाद में डीजनरेशन ऑफ ऑस्टियोफाइट्स, तो क्या होता है, ये चट्टा होने के बाद अलग अलग इन्फ्लामेशन होके ये ऑस्टियोफाइट्स यानी जैसे पक्षी की चोंच रहती है वैसे अलग अलग उसके ये होना शुरू हो जाता है। डीजनरेशन होने के बाद उसको दांत जैसे रहते हैं अलग अलग, तो वैसे ये होना शुरू हो जाता है। तो वो कैल्शियम और डीजनरेशन ये सभी चीजों की वजह से, और उसको अलग अलग फिर नाम दिया है, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोलिसिस, स्पॉन्डिलोलिथियासिस, ऐसे अलग अलग नाम हमने सुनने को मिलता है। लेकिन ये वही मनके में ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से। तो देखिए व्हाट इज स्पॉन्डिलाइटिस, ये आइटिस, जब आइटिस आता है तो उसे इन्फ्लामेशन बोलते हैं, यानी जैसे सर्दी, गले में तोड़ना, खांसी, ये इन्फ्लामेशन जब होता है तो आप लोग छोड़ के वहां पे सूजन आ जाती है। तो उस तरह से इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ वन और टू वर्टिब्रा, रिड्यूस द जॉइंट स्पेस, उसकी वजह से वहां सूजन आने के बाद क्या होता है कि उसमें का जॉइंट स्पेस कम हो जाता है। कॉम्प्रेस द पेरिफेरल नर्व, यानी वहां से जब नस जाते हैं अपने अपने हिसाब से, तो वहां पे प्रेशर आने के बाद तो उन नसों के ऊपर दाब गिरता है, तो जिसकी वजह से वहां पे स्टिफनेस आ जाता है, यानी मान आकड़ जाती है समझो। मोबिलिटी जो रहती है, हलचल, वो अपनी काम अच्छी तरह से नहीं करती है। तो अलग अलग प्रकार के वहाँ के लक्षण निर्माण होते हैं। तो देख रहे हैं ना आपने कि 3 मेन टाइप ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस, एक तो सर्वाइकल रीजन में ऊपर, लंबर यानी इसमें बीच में, और एंकिलोजिंग बोल के पूरे इंफ्लेमेशन से चिपक जाते हैं इस तरह से। देखिए स्पॉन्डिलाइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी डिसीज दैट ओवर टाइम कैन कॉज सम ऑफ द बोन इन द स्पाइन वर्टिब्रा टू फ्यूज। ज्यादा अगर इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू रहता है तो क्या होता है कि ये नॉर्मल डिस्क रहती है, ये वर्टिब्रल बॉडी यानी जो मन का हमारा, और दो मनके में इस तरह से गद्दी। लेकिन इन्फ्लेमेशन होने के बाद क्या होता है कि इसमें सूजन आ जाती है, और धीरे 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 ये जैसे गर्म लोहा, जैसे हम क्या करते हैं, दो गर्म लोहा एक साथ आए तो चिपक जाते हैं, उस तरह से इन्फ्लेमेशन से यहाँ पे जो उसकी डेंसिटी रहती है वो कम हो जाती है, और वहाँ पे सूजन आ जाती है। सूजन में से क्या होता है कि एक मन के दूसरे को चिपक जाते हैं, तो वो जैसे हड्डी टूट जाने के बाद जब लोग क्या करते हैं कि कुछ हड्डी जोड़ने वाले के पास जाते हैं, और वो क्या करता है कि हड्डी अंदाजे पंची वो जोड़ने की कोशिश करता है और बांध के देता है। तो क्या होता है, निसर्ग का नियम है, एक जगह अगर दो आते हैं तो अपने आप में जुड़ जाते हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा भी जुड़ते हैं और कैसे भी जुड़ते हैं, जिसको डॉक्टर के पास जाके अगर हम अच्छे तरह से जुड़ाते हैं तो अच्छे तरह से जुड़ जाता है। तो वैसे ही स्पॉन्डिलाइटिस बन के एक में को जुड़ना शुरू हो जाता है। जुड़ने के बाद क्या होता है, उनका जो मूवमेंट रहता है, उनका जो कार्य रहता है, अपने आप ही उसके ऊपर स्ट्रिक्शन आ जाता है। तो ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस को बाम्बू स्पाइन भी कहते हैं। जैसे इस तरह से यानी इंफ्लेमेशन, जो अलग अलग ये फ्यूजन ये चिपक गए जड़ों को, तो ये बाम्बू स्पाइन यानी बाम्बू जिस तरह स्ट्रेट रहता है, तो वो आदमी ऐसे स्ट्रेट रहता है क्योंकि उसको झुकने के लिए ये आगे हो जाता है। इसलिए हमें ये कंडीशन तक जाना नहीं चाहिए, उसकी वजह से हमें अच्छी तरह से उसकी मालूमात लेके अच्छा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। स्पॉन्डिलोसिस एंड स्पॉन्डिलोलिथियासिस, डिफेक्ट इन द पार्ट्स इंटरैक्ट आर्टिकुलर, जो बोलते हैं ना कि जो वर्टिब्रा रहता है, तो ज्यादा करके एक्चुअली मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो हमारा कमर की जो रहते हैं रीढ़ की हड्डी, जो चौकन बताया है, तो उसमें ज्यादा करके L4 L5 जैसे हम सुनते हैं, इसमें किस तरह से होता है ये वहां पे दिखाया गया रहता है। हर्निएशन डिस्क हमने देखा है किस तरह से बल्जिंग आ जाता है। सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन जो मनके में जो रहते हैं उसके ऊपर में MRI में वगैरह बाकी ये ज्यादा करके डिटेक्ट होता है। एक्सरे में कभी कभी आता नहीं है, बड़ा रहे तो आता है लेकिन छोटा इसमें समझने में आता। यस, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के हमने नॉर्मल डिस्क, डिजेनरेटिव डिस्क, डिस्क बल्जिंग, और ये हर्निएशन, ये थिनिंग यानी छोटा होना, और डिजेनरेटिव चेंजेस होकर ऑस्टियोफाइट्स जो हम सुनते हैं, तो किस तरह से ये पक्षी की चोट जैसे अलग अलग ये हो जाते हैं, और नीचे और ऊपर अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसकी डेंसिटी कम होके ये मोह की जैसे हो जाते हैं और दोनों को चिपक जाते हैं। तो इस तरह से ये स्टेनोसिस में भी जा सकते हैं। स्टेनोसिस यानी एक में को ये इस तरह से चिपक जाना। नैरो स्पाइनल कैनाल में लीड टू कॉर्ड और नर्व रूट कॉम्प्रेशन व्हेन स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस सुपरवेल, यानी यही अगर आगे चलता रहा तो ये स्टेनोसिस हो जाता है, और पूरे ये जो नर्व यहाँ से जाते हैं उसके ऊपर प्रेशर आके पूरा वो नर्व ब्लॉक आगे के हो जाते हैं।
ये बच्चों में स्पाइनो बाइफिडा बोल के भी आता है। तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वहां से कुछ मैटर जो उसमें का रहता है कंटेंट वो बाहर आ जाता है, जैसे हर्निएशन जैसा। लेकिन ये माल फॉर्मेशन ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी, और वो वर्टिब्रल बॉडी में माल फॉर्मेशन होती है उसकी वजह से, तो उसको बच्चों में स्पाइनो बाइफिडा, उसका भी ऑपरेशन करके हो जाता है। देखिए स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो इस तरह से हमारा मन का अलग तरीके से थोड़ा सा समझो बीच में से ब्रेक होता है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो जो मनके का स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाता है तो उसकी पूरे ऊपर वो प्रेशर आ जाता है। तो ये कॉम्प्रेशन हो जाने की वजह से क्या होता है कि उसके नीचे जो ब्रेन से सेंसेशन जाना चाहिए उसके ऊपर प्रेशर आने के बाद क्या होता है कि वो पूरी तरह से आगे का सेंसेशन है वो बंद हो जाता है। यानी जैसे हमारे पास इंटरनेट की वायर आ जाती है और कहीं पे बड़ी वायर टूट जाती है तो सबका इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है, तो वैसे इसमें प्रॉब्लम आके आगे इसमें बहुत बड़े प्रॉब्लम आते हैं। और आगे का जो पूरा एक्सीडेंट के बाद या कुछ ऐसे बीमारी रहती है जिसमें वो नीचे की हलचल उसकी पूरी बंद हो गई है, ऐसा हम सुनने में आता है। तो इस तरह से उसके ऊपर प्रेशर आने के बाद ये सभी चीजें हो जाती है। तो इसके कारण क्या बताया उन्होंने, एजिंग प्रोसेस, जैसे वो उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे हमारे इसमें इन्फ्लामेशन, डिजेनेरेटिव चेंजेस अलग अलग प्रकार के ये होना शुरू हो जाते हैं। ओबेसिटी है यानी वजन बढ़ने की वजह से, मैंने बोला है कि मेद धातु में अगर जो अटक जाता है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। फिर कितना भी आप घुटनों की सर्जरी करिए या नहीं तो कितना भी दवा गोली खाइए वो कम नहीं होता जब तक आप वेट नॉर्मल मैनेजमेंट नहीं करते। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बार बार अगर हमें हर रोज 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर अगर प्रवास करना पड़ता है अपने व्यवसाय की वजह से या ट्रैवलिंग का जॉब है, तो आगे चल के मन की प्रॉब्लम क्यों आते हैं, तो उसका बराबर पोषण नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं ऐसे लोगों को कि जब रात में आप घर आते हो तो थोड़ा सा भुजंगासन, जो पेट के बल पकड़ के हम जो करते हैं धनुरासन, नौकासन, ऐसे करिए। और 2 चम्मच वाटी में एक मीठा तेल यानी गोड़ तेल अगर लेंगे, तिल तेल, और उसमें चिमड़े भर नमक डाल के गर्म करेंगे, या उसमें थोड़ा लहसुन एक पाकड़ी तोड़ के थोड़ा गर्म कीजिए और पीठ को गर्दन से लेके हमारे पीठ तक 2 चम्मच जो ऑयल है वो मनके में और पूरे पीठ में इस तरह से मालिश करके अगर हम उसको थोड़ा सा मालिश करके छोड़ देते हैं तो ऑयलिंग अच्छी तरह से, वहाँ का सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ के रात भर जब हम नींद लेते हैं तो उसमें वो डिजेनेरेटिव चेंजेस बढ़ के आते हैं। तो एब्डोमिनल मसल वीकनेस, मैं बोला था कि जैसे पेट छूटता है तो वो मसल्स हमारे लूज गिर जाते हैं और जो मेन सर्कस का तंबू है वो लूज होना शुरू हो जाता है और फिर अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ऑक्यूपेशनल जैसे बोला है कि हेवी वेट लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग या बहुत सारा वजन आगे झुक के उठाना पड़ता है, तो बार बार आगे झुक के उठाने की वजह से क्या होता है कि उसके मनके के ऊपर प्रेशर आ जाके कहीं पे तो हर्निएशन ऑफ डिस्क हो जाता है या डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो उसी में का वियर एंड टियर जो होते हैं तो बाद में प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। पीठ का अगर समझो रात में थोड़ा सा मसाज करके नहीं सोते तो बार बार यही क्रिया होके वहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, जैसे गाड़ी के टायर घिसते चले जाते हैं और कुछ दिन के बाद टायर भी बदलना पड़ता है। वो वहाँ तो बदलने का आता है लेकिन हमारे जो शरीर है वहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं रहता है। तो स्मोकिंग की वजह से भी कार्बन पार्टिकल्स पूरे ब्लड में घूम के अपने जो नर्व जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहते हैं तो वो नसों के बीच में जाके ब्लॉकेजेस निर्माण करते हैं और वहाँ पे जो अच्छा माइक्रो सर्कुलेशन में जो खून और न्यूट्रिशन हमारे जानी चाहिए वहाँ पे वो अच्छी तरह से पहुँचते नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कि माता के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं और जो बच्चा पेट में पलता है तो उसको न्यूट्रिशन ज्यादा जाना शुरू हो जाता है, फिर हमें भी माता को भी उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसलिए उनको कैल्शियम, आयरन, बाकी के प्रोटीन्स वगैरह सप्लीमेंट हम शुरू करते हैं। तो और बाद में क्या होता है कि कभी कभी प्रेगनेंसी में पेट ज्यादा बाहर आने की वजह से अगर उसके मसल स्ट्रांग नहीं रहते हैं तो मनके में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। सो पुअर स्लीपिंग पोस्चर्स, अगर हम अच्छी तरह से सोते नहीं है अपना पोस्चर यानी ठीक तरह से हम सोते नहीं तो भी क्या होता है कि बार बार उसी गलत आदत की वजह से मनके के ऊपर प्रेशर आके क्या होता है कि वही सूजन आके वहाँ पे प्रेशर शुरू हो जाता है। प्रीवियस इंजरी टू द लो बैक, कहीं इंजरी हुई है, ऊपर से गिरे हैं, कहीं पे एक्सीडेंट होकर गिरे हैं, तो धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। और पुअर पोस्चर, जब हम बैठते हैं करते हैं एक्टिविटी तो अलग अलग तरीके से हमारे पोस्चर गलत तरीके से हम बैठते हैं तो भी हमारे मनके में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अगर हम बार बार मोबाइल भी देखते हैं नीचे झुक के तो गर्दन से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जब हम मोबाइल देखते हैं तो थोड़ा सा गर्दन को सपोर्ट देकर हम इस तरह से ऊपर गर्दन करके भी हम
बैठेंगे तो भी हमें गर्दन के प्रॉब्लम थोड़े कम हो जाएंगे। कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज इन द स्पाइन, अलग अलग जन्मजात अगर कुछ रहते हैं तो ये अलग अलग डिजेनरेटिव चेंजेस कैसे होते हैं कि डिजेनरेटिव चेंजेस इंटरवर्टिबल डिस्क व्हेन वी गॉट ओल्डर द डिस्क, मुझे जुनी जो डिस्क होती है हमारी, तो फ्रैगमेंट, लॉस वाटर कंटेंट एंड कोलैप्स, तो जिसकी वजह से वहाँ का जो सहनत्व है, वहाँ का जो ऑयलिंग है वो भी कम पड़ता है, वहाँ का पानी भी कम हो जाता है। इस तरह से करते करते उसमें अलग अलग प्रकार के चेंजेस हो जाते हैं और हमें अलग अलग प्रकार के जो हमने बोले हैं कॉम्प्रेशन, बाकी ये बल्जिंग, ये सब डिसीज शुरू हो जाती है। तो नॉर्मल वर्टिब्रा इस तरह से रहता है, उसके बीच में का इंटरवर्टिबल डिस्क इस तरह से रहता है। लेकिन बोन्स पर जैसे मैं बोलता हूँ ना कि पक्षी को जैसे चोंच की जैसे ये थोड़ा सा शुरू हो जाते हैं, तो ये पूरा अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो गादी बोलते हैं हम उसे कुशन बोलते हैं, तो वो कुशन डिजेनरेशन में चला जाता है और ये दोनों ही मनके की गैप जो है वो बंद हो जाए, कम हो जाता है। और ये इंफ्लेमेशन की वजह से इस तरह से अलग अलग उसके डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से कैल्शियम अच्छी तरह से नहीं मिलने की वजह से ऐसे तो आ जाते हैं। वहां से जो नस बाहर निकलते हैं समझो यहाँ से, तो उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है और अलग अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। यस, इसलिए वहां तक नहीं जाना बोल के हमें कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए पहले से, जिसकी वजह से लाइफ लॉन्ग हमारे कमर की रीढ़ की हड्डी एक अच्छी रहे और जिसकी वजह से हम एक अच्छी लाइफ जी सके इस तरह से। यस, दिस अलाउ एबनॉर्मल, जैसे बोलते हैं ना कि ड्यू टू द अबव रिस्क फैक्टर, जो ऊपर के फैक्टर बताया हमने, तो डिस्क में भी परमानेंटली और ड्राइव अप लीडिंग टू नैरो इन द डिस्क स्पेस, तो जिसकी वजह से डिस्क स्पेस अगर नैरो हो गए तो क्या होता है उसके मूवमेंट्स जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, कॉम्प्रेशन नर्व के ऊपर आ जाते हैं और जिसकी वजह से ये जो कॉज बताया है किस तरह से ये डिस्क हर्निएशन होकर नर्व के ऊपर आ जाता है, हर्निएशन, कॉम्प्रेशन, फ्रैक्चर, इलनेस, नर्व रूट कॉम्प्रेशन, ये अलग अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या है कि जहाँ पे नर्व हमारा प्रेशर आ जाता है तो उसकी वजह से नेक स्टिफनेस, नेक पेन, दोनों हाथों में वीकनेस आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, हम हाथ से उतना सारा ये नहीं कर सकते, दोनों हाथों में हमारे फिंगर्स में, हैंड में पूरे ऐसे मूंगे आते शुरू हो जाते हैं। अगर कमर में होता है तो बैलेंस हमारा बीच में बिगड़ता है, वो कमर के दर्द, जो बोलते हैं ना चक्कर आना और बाकी हेडेक वगैरह, बाकी ये सभी चीजें शुरू हो जाती है। लेकिन जब हमारे कमर का लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है तो वहां से जो गायच्या शेपू जसं असतं, गायच्या शेपटा सारखं जैसे दो नस जाते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, उसको sciatica नर्व बोलते हैं, जो बड़ी नर्व रहती है। तो क्या होता है कि वैसे ही डिजेनरेटिव चेंजेस अगर हमारे लंबर यानी कमर के ऊपर आ जाता है तो वहां का जैसे पीछे बताए तो गैप कम होता है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर आने के बाद sciatic nerve which runs from your back to your feet becomes compressed or irritated, यानी कॉम्प्रेस तो हो जाती है, नहीं तो वहां पे अलग अलग तरीके से बहुत सारा हम एक 10 दिन 15 दिन ट्रैवलिंग करके आए तो वहां पे ट्रैवलिंग की वजह से क्या होता है कि विशेषता हमारे कमर के ऊपर ज्यादा प्रेशर आके खतरे से या अलग अलग पोस्चर बदल के बैठने से वहाँ पे इंफ्लेमेशन, सूजन आ जाती है। तो सूजन की वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। देर में मेनी रीजन रहते हैं जिसकी वजह से, और हर्निया स्लिप डिस्क भी रह सकती है। तो एमआरआई में वो समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से वो करने की कोशिश करते हैं। साइटिक नर्व इस तरह से हमारे पीछे से वो चली जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर आने के बाद वो पूरा पैर दर्द करना शुरू हो जाता है, डाउन टू द लेग और फिर टो तक ये दर्द होता है, इस तरह से टो तक। तो लोग क्या बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है सर, मुझे यहाँ पे एक्सरे निकाल के देखो सर, मेरा यहाँ पे दर्द हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर लाइट दिखती है तो हमारे लाइट का खटका किधर रहता है, बोर्ड में रहता है, स्विच में, तो उसका मेन प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे कितने भी कुछ आप कोशिश करें तो नहीं कम होता, तो इसका बेसिक कारण जो यहाँ पे प्रेशर है वो अगर दूर हो जाता है तो इसके ये जो आगे का सिम्टम्स है तो वो कम हो जाता है। तो इस तरह से ये साइटिक नर्व जो हमारी है अलग अलग होती है, तो जिसको बहुत तकलीफ है, जो पैर भी ऊपर नहीं उठाना चाहता, तो इस तरह से हर्निएटेड डिस्क की वजह से ये जो साइटिक नर्व हो ये प्रेस हो जाती है यहाँ पे और अलग अलग प्रकार की हो जाते हैं। तो ये SLR की जो टेस्ट रहती है, स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट इज पॉजिटिव, इसमें क्या होता है कि 30 से 70 डिग्री में ही रुक जाता है, वो पूरा 90 डिग्री ऊपर नहीं होता। जब हम एक्सरसाइज करते हैं पूरा जब हमारा 90 डिग्री एक और दो पैर उठते हैं तो समझना है कि हमें साइटिक नर्व का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रेशन होने की वजह से वो ऊपर तक नहीं जाता है। तो ये एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन में ये समझ में आ जाता है। तो देखिए कि एक्सरे में कैसे ये स्पर ऑफ बोन्स
जैसे पक्षी की चोंच रहती है तो वैसे वो दिखना शुरू हो जाते हैं। नैरोइंग ऑफ द डिस्क कैसे दिखती है देखिए। तो अलग अलग ये स्पॉन्डिलोसिस के प्रकार गर्दन का एक्सरे निकालने के बाद हमें समझ में आता है। और नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा रहता है कि उसका ये अच्छी तरह से चौकोन में रहते हैं। तो यहाँ पे भी डिजेनरेटिव चेंज जैसे यहाँ पे है, इस तरह से ये कम आया है, यहाँ पे सूजन आया है। तो ये यहाँ पे अगर गैप कम होता है तो आगे अपने आप ही ऊपर थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये तो डायग्नोसिस ऑफ लंबर स्पॉन्डिलोसिस में भी एक्सरे से फ्रंट व्यू लैटरल व्यू से अगर हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के किस तरह से थोड़ा गैप है, किस तरह से यहाँ पे कम हुआ है, किस तरह से ये दोनों जो ये है तो ये कैसे फ्यूज हुए हैं L5 L4 में पूरा डिजेनरेटिव चेंजेस हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ से जो नस जाती है तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है और यहाँ पे गैप बढ़ चुका है क्योंकि ये नीचे डिजेनरेटिव चेंज की वजह से हो गया है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस में इस तरह से ये स्पर्म निकल के आते हैं और यहाँ की जो नस जाते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये निर्माण हुआ है तो उस तरह से थोड़ा सा मसाज अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करके हम उसको अच्छी तरह से थोड़ा बहुत रिकवर भी कर सकते हैं अच्छा न्यूट्रिशन देके। आगे हम देखेंगे किस तरह से हम ये करते हैं। तो ये हमारा इन द स्पॉन्डिलोसिस में अलग अलग प्रकार के डिहाइड्रेशन वहाँ पे दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिशन पोषक तत्व ही जाता नहीं है। तो वहाँ पे पोषक तत्व कम गिरते हैं। तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन उन्होंने खाली बताया है क्योंकि हाइड्रेट अगर होता है वाटर वहाँ पे जाता है तो वाटर के साथ न्यूट्रिशन भी जाता है, वाटर के साथ ब्लड भी जाता है, सब वहाँ पे चला जाता है। अगर पानी नहीं पहुंच सकता तो उसके द्वारा बाकी के ऑक्सीजन या इतर बाकी चीजें भी न्यूट्रिएंट्स वहाँ नहीं पहुंचती। रिडक्शन इन द हाइट ऑफ द डिस्क एंड में बल्जेस, ये अलग अलग हमने देखे कि किस तरह से वो समझ में आ जाता है। तो प्रिवेंशन में क्या बताया है कि अवॉइडिंग इंजरी टू द लो बैक, जैसे भी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज जो हमारे रहते हैं तो रूटीन एक्टिविटीज में हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम लेते हैं, फिर स्विमिंग, वॉकिंग, योगा टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड डेवलप प्रॉपर पोस्चर एंड मसल बैलेंस। तो हमारे मसल को एक स्थिर सुख आसनम जैसे हम बोलते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल को एक फीलिंग आ जाती है, मसल को एक तान अच्छी तरह से आ जाता है जिसकी वजह से उसमें एक फिटनेस और एक स्ट्रेंथ आ जाती है जिसकी वजह से वो स्नायु को अच्छी तरह से वो सपोर्ट करते हैं। रेगुलर बैक बेंडिंग एक्सरसाइज जो रहते हैं हमारे पेट के ऊपर के अलग अलग, जैसे हम बोलते हैं कि भुजंगासन, ये सबसे बढ़िया रहता है कि क्यों कौन सा भी हम अगर काम करते हैं तो आगे झुक के हम काम करते हैं, आगे झुक के हम उठाते हैं सब बरोबर। लेकिन हम कितना भी हमारे पास आते हैं शेतकरी बांधव जो बहुत काबाड़ कष्ट करते हैं, बहुत बड़े काम करते हैं, तो सब हम सुबह उठने के बाद शाम तक तो इतना कष्ट करते हैं, हमें अलग एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। देखिए आप आगे झुक के काम करते हैं, आगे ज्यादा झुकने की वजह से वजन उठाने की वजह से आपके जो विकृति निर्माण हुई है तो वो पीठ के रीढ़ की हड्डी हम उल्टा करके उसको करते हैं। तो जैसे हम नौकासन उल्टा करके या पेट के ऊपर भुजंगासन जब हम करते हैं तो उसके नाम में ही भुजंग यानी सांप, जो सांप जब फना निकलता है तो उस तरह से हमारे जब शरीर होता है तो एक पीठ की रीढ़ की हड्डी जो रहती है हमारे या मन का, उसमें एक अच्छा उल्टा प्रेशर आ जाता है जिसकी वजह से जो भी नर्व कॉम्प्रेशन हुए हैं वो थोड़ा सा लूज हो जाते हैं और 2-2, 3-3, 5-5 मिनट तक हम अपने हिसाब से जब वो वही पोस्चर में रुकते हैं तो क्या होता है कि उस अवस्था में वहाँ का प्रेशर कम होकर वहाँ पे सर्कुलेशन अंदर जाता है, वाटर अंदर जाता है, न्यूट्रिशन अंदर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर वहाँ पे उसको काम करने को टाइम मिलता है। वहाँ पे वो न्यूट्रिशन जाने के बाद वो रिपेयरिंग का काम शुरू कर देता है अपना शरीर खुद। इसलिए हमें वो पोस्चर में थोड़ा सा रुकना चाहिए। मैं तो कभी कभी शेतकरी लोगों को बोलता हूँ कि आपके यहाँ अगर घर में ज्वारी का पोता या अगर ऐसा कुछ रहता है तो क्या करो कि वो पोते के ऊपर ऐसा उल्टा सो जाओ पूरा, यानी पीठ की पूरा जैसे हम चक्रासन करते हैं ना वैसी अवस्था हो जाती है। एक बार तो वैसा करो, रात में मालिश करो, थोड़ा सा गर्म पानी की पिशवी पीठ जहाँ दर्द होती है वहां पे नीचे रखो और पूरा पोते के ऊपर ऐसा उल्टा सो जाओ। नहीं तो बड़ा सा लोड या तकिया रहता है तो पीठ के नीचे लो और ये करो तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें ये आ जाता है। तो क्या होता है कि यूज फर्स्ट मैट्रेस एंड कीप योर हेड एट लेवल। तो अच्छी तरह से हमारे जो सोने का ये रहता है वो अच्छा होना चाहिए। वो ये अगर समझो अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे यूज पिलो विच डू नॉट बेंड द बैक मोर देन 50 डिग्री, यानी ज्यादा बड़ी उशी भी नहीं लेना चाहिए हमें। अगर पिलो अगर लेते हैं ज्यादा बड़ी तो डू नॉट स्लीप ऑन योर स्टमक, पेट के ऊपर ज्यादा करके सोना नहीं है, इट एक्सटेंड द नेक। और स्लीप ऑन योर बैक और ऑन योर साइड, साइड के ऊपर भी हम सो सकते हैं और पीठ के ऊपर सीधा रह के सो सकते हैं। तो हमारा पोस्चर भी इस तरह से हमें रखना है स्ट्रेट टू मेंटेन द हेल्दी बैक, डोंट स्लज व्हेन स्टैंडिंग और सिटिंग। कुछ कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना, और फुटवेयर
कंफर्टेबल रहने चाहिए। इस तरह से हमारा पोस्चर रहना चाहिए स्ट्रेट, इसमें ना ज्यादा आगे पीछे बेंड करना चाहिए, ना आगे ज्यादा झुक के हमें चलना चाहिए और बैठना भी नहीं चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बार बार वो रहने की वजह से स्टैंडिंग कीपिंग वेट बैलेंस ऑन फीट, तो इसके वजह से भी कुछ ना कुछ वहाँ पे कर्वेचर आके प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो देखिए, जब हम ऑफिस में बैठते हैं तो किस तरह से हमें बैठना चाहिए, हमारा पोस्चर किस तरह से ये करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेविटेशन जो हमारा नीचे का रहता है, जो हमें शरीर के ऊपर एक दबाव लाता है, नीचे खींचता है, तो एक बैलेंसिंग हो जाता है अच्छी तरह से, एक परपेंडिकुलर ये होता है। लेकिन हम झुक के बैठते हैं तो इसके ऊपर लंबार और जो हमारा थोरेसिक है उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो जब हम उठाते हैं कोई वजन, हम लोगों को बोलते हैं कि इस तरह से नहीं उठाए, तो इस तरह से हम बैठना चाहिए, उठा सकते हैं, या थोड़ा सा बाजू में लैटरल साइड को बाजू में झुक के हम ये ले सकते हैं। इस तरह से पूरा मनके को बेंड नहीं करना है, नीचे बैठना है और फिर उठाना है, तो मनके के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आता है, राइट। और क्या मूवमेंट्स करना है हमने ये लिखा है। स्लीप अच्छी लीजिए, स्ट्रेचिंग वर्कआउट कीजिए, स्टे एक्टिव, स्टे हाइड्रेट, और न्यूट्रिशन अच्छी तरह से, वर्क स्मार्ट, और रीअरेंजिंग द वर्क स्पेस, अलग अलग प्रकार की जो हमारी बैठने की जगह है, सोने की जगह है, वो भी ये कर सकते हो आप। ज्यादा करके एक जगह मत बैठिए, क्योंकि वहीं पे प्रेशर आके फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो कहीं पर भी 1 घंटे के ऊपर ज्यादा एक जगह नहीं बैठना चाहिए। 1 घंटे में या 45 मिनट के बाद थोड़ा सा उठ के हम इधर पानी पीना या बाथरूम जाना या थोड़ा सा टहल सकते हो। और थोड़ा जैसे हम कौन सी भी मॉर्निंग में वर्कआउट शुरू करने से पहले जैसे प्री वर्कआउट या पूरा खालसा हम करते ना, तो वैसे बीच बीच में हमें करना है कि किस तरह से गर्दन से हाथ के पैर के थोड़ा हिलाना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मूवमेंट्स वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे स्टैग्नेट होके जो रुकता है ब्लड या हमारा सर्कुलेशन, तो वो फिर से अच्छी तरह से नॉर्मलाइज हो जाता है। और जो स्टैग्नेट होके कहीं रुक गया रहता है न्यूट्रिशनल के पार्ट, वो वेस्ट बाहर निकल के जाते हैं और अच्छा सर्कुलेशन न्यूट्रिशन वहाँ पे जाता है, तो बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन भी हमें रखना है। तो इस तरह से हमारे पीठ के रीढ़ की हड्डी के कवर करने के लिए और फिट एंड फाइन देने के लिए इस तरह से पंचसूत्र के ऊपर जैसे हैप्पीनेस, स्लीप, डाइट, वाटर, एक्सरसाइज, इसके ऊपर भी ज्यादा करके हम थिंकिंग कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट यूजुअली जो हम लेते हैं कि रिकरिंग बैक पेन रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म और नॉन ट्रॉमेटिक कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल, तो अलग अलग रहने की वजह से उसमें ट्रीटमेंट जो बताया गया है, तो बेड रेस्ट 1 या 2 डे रेस्ट, सीवियर पेन ओनली बिलोड बाय एक्सरसाइज। तो क्या है कि बेड रेस्ट पहला लेना चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जैसे योगा वगैरह बोलते हैं, वही इसमें ज्यादा करके करना चाहिए। और एक्सरसाइज के वजह से कि हमने जब हम एक्सरे निकालते हैं, हमारे पास डिजिटल एक्सरे है, तो ये मैंने कुछ ऐसे फॉर्म बना के रखे हैं कि जो जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से इस तरह से एक्सरसाइज करना है, इस तरह से वो व्यायाम करना है। और जैसे ये व्यायाम मैंने बताया कि कमर के इस तरह के ऊपर लिथाफॉर्मिक पोजीशन में अगर सोते हैं पीठ के ऊपर, हम फर्शी के ऊपर सीधा, हमारा जो फर्शी या ग्राउंड है वो एक समांतर लेवल में रहता है, तो वहाँ पे एक शतरंज डाल के भी हम इस तरह से पीठ के ऊपर सो के 2 पैर नजदीक लेना है इस तरह से। तो क्या होता है कि पूरा यहाँ से लेके गर्दन तक का मन का जो रहता है वो पूरे टच होता है फ्लोर को, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो स्ट्रेच होने में या थोड़ा रेस्ट मिलने में मदद हो जाता है। और जिसकी वजह से इस तरह से कमर की नीचे लोड लो, ये हमारा सरलास्त भुजंगासन, ये शलभासन, नौकासन, ये भी हमारा भुजंगासन है। इस तरह से ये पाद शलभासन, विपाद शलभासन, ये नौकासन, ये अलग अलग हम कर सकते हैं। ताज बिछे तो उसके ऊपर भी हम एक्सरसाइज जब हम लेते हैं कि जब कभी कभी हमारा मूवी एक्सरसाइज होने के बाद हम पूरा टाच के ऊपर चलते हैं या बॉडी स्ट्रेच करके हमारे टो के ऊपर प्रेशर देके चलते हैं, या बाहर पैर निकाल के अंदर पैर निकल के चलते हैं, तो क्या होता है कि इस पार्ट के स्नायु है उसको ताकत आती है और वहाँ का जो सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है और हेल्थ हमारे उस एंकल ज्वाइंट की जबरदस्त बढ़ जाती है, पिंडा की अच्छी तरह से बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से हम फिट एंड फाइन रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रीटमेंट में तो सर्जिकल बोलते हैं, कभी कभी जो डिस्क हर्निएशन होता है तो वो डिस्क कम करने के लिए वहाँ पे होल्ड करके जो अपने एंडोस्कोपी की वजह से अंदर जाते हैं और कहीं पे जो प्रेशर आ रहा है वो नर्व के ऊपर का वहाँ का पार्ट वो निकाल के देते कट करके छोटा सा रहता है। लेकिन क्या होता है कि सर्जरी उसका उपचार है क्या, फिर से वही लाइफ स्टाइल रहेंगे हमारी, तो फिर से वो प्रेशर आना ये थोड़ा सा अगर निकाल देते हैं, जैसे किसी पेड़ को तोड़ यानी जो बोलते हैं डिंक आता है, अगर वो डिंक हम निकाल के लेते हैं तो क्या होता है
कि एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में फिर से वहाँ पे डिंक नया आ जाता है। तो उस तरह से वो बाहर जो बल्जिंग आता है तो वो निकाल के लेने के बाद फिर से वहाँ पे और अंदर का जो रस है, जो साइनल फ्लूइड है या कुछ घटक है, तो फिर से वही बल्जिंग फिर से आ सकते हैं। तो इसलिए हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है, सादा सिंपल थिंकिंग है। तो इस प्रकार ये जो मूवमेंट्स है हमारे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अच्छी तरह से जब हमारे हलचल बंद हो जाती है तो नर्व के ऊपर जो प्रेशर है तो आना बंद हो जाता है, फिर हमें जो चक्कर ज्यादा आता है या बहुत अच्छी तरीके से किधर बनता है हिलने के बाद हमारे हाथ पैर में इतना दर्द शुरू हो जाता है या हाथों में मुंगे आना शुरू हो जाता है, नीचे झुके तो गर्दन गर्र ऐसे घूमता है। तो ये लगाने के बाद क्या होता है कि ये स्ट्रेट रहते हैं हमारे मन का सर्वाइकल, जिसकी वजह से नर्व के रूट के ऊपर प्रेशर आता नहीं है, फिर चक्कर आना, पेन नेक में वो कम हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन ये क्या कायम स्वरूप का उपाय नहीं है, ये सीवियर रहता है जब तक ठीक है। लेकिन जिसको भी ये गर्दन का मनके का जो पट्टा है जिसकी वजह से मन का स्ट्रेच रहने में उपयोगी होता है, वो एक खाली सपोर्ट है। तो ये कुबड़ा निकाल के फेंक देना है हमें। जब हमारा अच्छा हेल्थ वहाँ के वर्टिब्रास का मनके का अच्छा हो जाता है तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हमें आगे ये सर्वाइकल जब होता है तो उसमें पेन रिड्यूस हो जाता है। एनवायरमेंटल चेंजेस भी कुछ हमें करना पड़ता है, ज्यादा करके स्टैंड नहीं है, बैठना एक जगह नहीं है, इस प्रकार। तो इसमें ज्यादा करके योगिक थेरेपी स्पॉन्डिलाइटिस के में हम यूज कर सकते हैं। तो योगा में क्या थिंकिंग करेंगे हम, जैसे योगिक मैनेजमेंट जो है, तो योगासना प्रूव्स बोथ पैलिएटिव एंड क्यूरेटिव इन स्पॉन्डिलोसिस, यानी प्रिवेंशन में भी वो काम करता है, आप बीमार है तो भी उसको कवर करने में ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम कि स्थिर सुखम आसन हम करते हैं, धीरे से हम धीरे 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 हर एक चीज करते हैं। जब गर्दन को घुमाते हैं तो इसलिए हमारे सीनियर मेंटर्स बोलते हैं कि जब हम सुबह के मॉर्निंग में गर्दन राइट से लेफ्ट से घुमाते हैं तो घड़ी का कांटा जैसा घूमता है ना, वैसे धीरे 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 पहली बार घुमाना चाहिए, फिर बाद में एंटी क्लॉक पर भी वैसे घुमाना चाहिए, फिर धीरे धीरे हमारा मूवमेंट थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग हम ये करते हैं। तो इस तरह से हमें जो हम मॉर्निंग वर्कआउट में हम लेते हैं किस तरह से, देखिए मॉर्निंग में जब हम पूरा खालचा या प्री वर्कआउट जब हम लेते हैं तो उसमें सभी गर्दन से लेके या सभी ज्वाइंट के हम एक्सरसाइज पहले करते हैं और मसल्स को और हमारे ज्वाइंट को एक संदेश देते हैं कि हम आगे का वर्कआउट करने वाले, इसलिए आप क्या करो, रेडी हो जाओ। और एकदम अगर वर्कआउट हम करते हैं या तो क्या होता है कि स्टिफनेस आ सकता है, किसी मसल में स्पाज्म हो सकता है या बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहती। तो ये हम प्री वर्कआउट में बॉडी को क्या करते हैं, गेट रेडी फॉर द मैजिक, इस तरह का संदेश हम देते हैं। इसलिए कोई भी क्रिकेट प्लेयर जब ग्राउंड में जाता है बैट लेके तो जाते जाते वो अपना मूवमेंट्स करते चला जाता है, इधर उधर देखता है, इधर वो करता है, क्योंकि बॉडी में जोश लाने की कोशिश करता है, हर एक मसल को स्टिमुलेशन देता है कि बाबा अचानक से हमें कुछ ना कुछ तरीके से रेडी रहना है कि किस तरह से भी हमारी बॉडी टेस्ट हो सकती है। हाँ, तो ये हिसाब से देखिए किस तरह से हम अलग अलग सामने बाजू में राइट लेफ्ट धीरे धीरे हम करते हैं और किस तरह से ये गर्दन को सामने दो हाथ रख के आगे की तरफ दबाना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक मसल के ऊपर अच्छी तरह से प्रेशर आके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। कुछ भी करके मसल्स और बोन के हमें स्ट्रेंथ बढ़ाना है। इस तरह से पीछे दबाने के बाद आगे के मसल्स के और बाकी कुछ अलग मसल्स के ऊपर तान आ जाता है और अंदर हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसका पोषण अच्छी तरह से शुरू हो जाता है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज हम देख रहे हैं। तो आसना में भी स्ट्रेचिंग आसन में क्या करेंगे कि अलग अलग आसन जो रहते हैं ऑल की टाइप्स, तो इसमें सर्पासना जैसे ना, शशंकासन, भुजंगासन, सेतु बंधासन, जो हम पीठ दोनों हाथ वज्रासन में बैठ के पीछे जो लगाते हैं वो, जिसे पर्वतासना है, अर्धासना है, अलग अलग सुप्तासना है, भद्रासना है, नौकासना है, ये जो है मकरासन है। तो अलग अलग देखिए किस तरह से ये भद्रासन कैसा रहता है कि ये थोड़ा सा हम जैसे बैठ के जैसे हम बटरफ्लाई एक्शन करते हैं तो जिसको बद्ध कोणासन बोलते हैं हम, तो बद्ध कोणासन जो ये करते हैं, फिर बाद में पर्वतासन जो हम बैठे बैठे करते हैं, फिर बाद में ये शशंकासन या शरणागत मुद्रा करते हैं, सेतु बंधासन जब हम करते हैं पोस्चर ये करने के लिए, या चक्रासन जब हम करते हैं, तो ये भुजंगासन जो कोबरा पोजीशन हम लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये मन का जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलग तरीके से स्ट्रेच किया जाता है। सर्पासना, इसमें भी देखिए इससे आगे जो हम हाथ में टेकते तो वो यहाँ पे नहीं होता। नौकासन में इस तरह से कभी कभी हाथ हम ऊपर की साइड को भी लेते हैं, पीछे लिया है
और ये पीठ के बल रहने की वजह से कमर के जो पूरे स्नायु और मन का उलट दिशा में तानते हैं। अगर कोई भी हम काम करते हैं, कष्ट करते हैं, कोई भी कितना भी करते रहते, तो इस तरह से मन की स्थिति नहीं होती। कोई भी काम करते टाइम हम उल्टा झुक के हम कोई वस्तु उठाते नहीं है और अलग कुछ करते नहीं है, तो जिसकी वजह से ये अलग तरीके से हमें हर रोज ये आसन करना पड़ता है। अलग अलग ये चक्रासन, अर्धासन, ये पैर ऊपर लेना, जिसकी वजह से साइटिक नर्व को भी एक अच्छा प्रेशर मिलता है। तो ये शलभासन, यानी हम जो योगा लेते हैं मॉर्निंग, जो हफ्ते में एक बार, तो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग हफ्ते में एक बार ये सब नर्व जॉइंट या सभी के ऊपर अच्छा तान प्रेशर आता है, जिसकी वजह से हम फिट एंड फाइन रहते हैं। तो बहुत सारे लोग योगा को इनकार करते हैं, लेकिन इससे नकलत हमें कितना जबरदस्त साइंटिफिकली डिजाइन हमारे हेल्थ बास्केट में मंडे से लेके सैटरडे तक अलग अलग प्रकार के ये एक्सरसाइज डिजाइन किए। तो देखिए कि अर्ध मच्छिंद्रासन, योगिक मुद्रा, सुप्त वज्रासना, किस तरह से ये वज्रासन में किया है। मकरासन है, शवासन है, ये शवासन अलग तरीके से किया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पैर ऊपर जाने के बाद, ये होने के बाद ये पूरा बॉडी यहाँ पे अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल को ये होता है और पूरा सर्कुलेशन यहाँ पे ज्यादा करके आता है और न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छी तरह से होता है। तो ये आसना फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, अलग कुछ आसन है, तो उसमें योग मुद्रा, सुप्तासना जो अभी हमने देखा है। तो इस तरह से ये नेक के लिए जब हमारे पैर ऊपर उठते तो खून पुरवठा उधर ज्यादा जाता नहीं, तो पीछे यहाँ पे आता है और ये पूरा जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम पूरे फ्लोर को अच्छी तरह से स्ट्रेट लेवल में एक प्रकार के मिल जाते हैं। और ट्रैक्शन भी थोड़ा बहुत कभी कभी नर्व के ऊपर प्रेशर आ जाता है कोई, तो वो प्रेशर इतना रहता है तो उनको ट्रैक्शन लगाना पड़ता है। ट्रैक्शन से क्या होता है कि दो मनके में जो गैप है वो चिपक जाता है, जो प्रेशर आता है नर्व के ऊपर, तो ट्रैक्शन की वजह से उसके ऊपर का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। और फिर क्या होता है, वहां पे सर्कुलेशन बढ़ता है और वो नर्व के ऊपर प्रेशर आने के बाद उसको दब जाने के बाद वहां पे सूजन आ जाती है, तो सीजन धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं 2 दिन ट्रैक्शन लगाओ, 3 दिन लगाओ, 4 दिन आप बेड रेस्ट लो और ट्रैक्शन लगा के ही रुको उसी अवस्था में। तो मूवमेंट्स कम होने के बाद पोषण अच्छा जाता है, ट्रैक्शन की वजह से उसके ऊपर का प्रेशर 4 दिन में कम आया तो नर्व या शरीर अपने आप ही उसको ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन ट्रैक्शन उसका उसका ये तात्पुरता इलाज है। कम होने के लिए हमें अच्छी तरीके से पोषक तत्व और अच्छा एक्सरसाइज कंटिन्यू रखना और हमारे मसल्स और बोन की डेंसिटी बढ़ाना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। लंबार के लिए हम जो पेट के ऊपर के आसन करते हैं अलग अलग, पवन मुक्तासन, फिर बाद में भुजंगासन या धनुरासन, अलग अलग पेट के ऊपर आपको पता है। फिर प्राणायाम हम करते हैं, इन लेफ्ट आउट राइट वगैरह, बाकी जो भी हम उज्जैन प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, जिसकी वजह से भी एक अच्छा नाइट्रिक ऑक्साइड सीक्रेट हो जाता है हमारे फ्रंटल लोब में, तो पूरे बॉडी में एक हीट थर्मोजेनिक इफेक्ट निर्माण होके वहाँ पे वेजोडाइलेशन का काम होता है। और जहाँ पर पूरे बॉडी में वेजोडाइलेशन होता है तो क्या करते हैं कि बॉडी नॉर्मलाइज होके एक अलग नेगेटिव प्रेशर तैयार होने के बाद कहीं पर भी कौन से भी टिश्यू लेवल तक या ऑर्गन लेवल तक वो एक नेगेटिव प्रेशर तैयार होने के बाद वहाँ के जो डिब्रीड्स है, वहाँ के जो दोष है, वहाँ के जो मन है, वहाँ के जो अवशेष है वो बाहर निकलता है प्रेशर से, और वहाँ पे वेजोडाइलेशन होने की वजह से वो न्यूट्रिशन हमारे वहां तक पहुंचता है। तो प्राणायाम का भी बहुत जबरदस्त काम होता है। योग निद्रा में तान तनाव स्ट्रेस फैक्टर अच्छी तरह से दूर होके जो अलग अलग प्रकार के बॉडी माइंड हमारी रिलैक्स हो जाती है, स्ट्रेस फ्री हो जाती है। हमें अलग नमूने के जो हार्मोन्स रहते हैं, जैसे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड सीक्रेट होते हैं समझो, या कुछ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सीक्रेट होने के बाद एड्रेनालिन सीक्रेट होते हैं, तो एड्रेनालिन की से वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है अलग अलग प्रकार के, और हृदय की गति तेज हो जाती है। लेकिन मेडिटेशन या योग निद्रा जब हम करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है, यानी सॉरी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है, यानी तान तनाव की वजह से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होती है तो हार्मोनल इंबैलेंस होता है और हमें किसका अगर चालू है माइक तो प्लीज बंद करिए। तो इस तरह से हमें मेडिटेशन से जबरदस्त फायदा होता है। ओंकार चैंटिंग की वजह से भी हमारा तान तनाव दूर हो जाता है। हेड शुड बी हेल्ड इरेक्ट विद स्लाइटली टिल्ट बैक, इस तरह से बैठ के हमें ओंकार से भी और पॉजिटिव माइंडसेट से भी हमारे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स अगर बैलेंस हो जाते हैं और पूरी बॉडी हमारी फिट एंड फाइन बनने में मदद हो जाती है। तो अलग अलग मेडिटेशन से हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, प्रोलैक्टिन, एंडोर्फिन, ये अलग अलग इस तरह से हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं प्राणायाम मेडिटेशन की वजह से। और ये हार्मोन जो रहते हैं हमारे पेन दूर करते हैं शरीर में का, हैप्पीनेस बढ़ाते हैं,
अलग अलग लेवल का हमारा ये जो पेन किलर हॉर्मोन्स है, फिर ये लव हॉर्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन, ये अलग अलग प्रकार के हमें फिट एंड फाइन जो ह्यूमैनिटी की तरफ ले जाते हैं। इस तरह से ये राजयोग मेडिटेशन कर सकते हैं आप। अलग अलग प्रकार के आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ सुदर्शन क्रिया या वहाँ के जो एडवांस मेडिटेशन है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ योगासन अपन सोमवार के दिन लेते हैं कि एक प्रार्थना लेके फिर बाद में हम सूर्य नमस्कार, बैठे स्थिति, दंड स्थिति, पीठ के ऊपर शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति, प्राणायाम, मेडिटेशन, इस तरह से हम लेते हैं। और इस प्रकार जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राणायाम से सीक्रेट होता है तो हृदय के लिए और पूरे बॉडी में वेजोडाइलेशन करके पूरे अच्छी तरह से होता है। और जब हम ये न्यूट्रिशन जब ब्रेन हेल्थ हम अच्छी तरह से लेते हैं तो हमारा जो मज्जा धातु है वो अच्छी तरह से तनाव मुक्त बन जाता है। और जो पेन रहता है नर्व सिस्टम से आने वाला, उसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरीके से ये काम करना शुरू हो जाता है। और अच्छा स्लीप आने के लिए भी ये ब्रेन हेल्थ अच्छा काम करता है। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारा रहता है, तो जो दोनों मनकों में के जो बीच में जो इन्फ्लामेशन रहता है वो इन्फ्लामेशन रिकवर करता है। और वहाँ पे जो डिहाइड्रेशन होके मनके में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, वहाँ का ऑयलिंग वंगन कम होता है। तो अपना जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो पूरे ब्रेन में, वो स्पाइनल कॉर्ड में या मन के को एक अच्छा जो पोषण है, वो वंगन है, वो काम अच्छी तरह से वहाँ करता है और वहाँ का हेल्थ एक अच्छा रखता है। तो इस तरह से पूरे जॉइंट में वो जाके खाली मन के ही नहीं, तो वहाँ पे वो वंगन का काम करता है, अच्छी तरह से हमारे जॉइंट भी अच्छे रखता है। और ये कैल्शियम टैबलेट की वजह से जो डीजनरेटिव चेंजेस रहते हैं मन के में आने वाले, जो ऑयलिंग जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से जो वहाँ जाना चाहिए वो अच्छी तरह से जाके प्रॉपर पोषण मिलता है। तो डीजनरेटिव चेंजेस जैसे हुए हैं तो वैसे रिकवर भी हो सकते हैं अच्छा एक्सरसाइज और अच्छा अपना पोषक तत्व देके। तो ये कैल्शियम हमारा बोन अच्छी तरह से बढ़ाता है, मेंटेन बोन डेंसिटी अच्छी तरह से करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी वो ताकत देता है। विटामिन डी ये भी सब मिलता है। और कहीं पे ये बल्जिंग की वजह से ज्वाइंट स्टिफ हो जाते हैं तो वहाँ पे ये अपना ज्वाइंट सपोर्ट भी अच्छी तरह से काम करते, वहाँ पे एक उनका स्टिफनेस या वहाँ का इन्फ्लामेशन कम करके एक अच्छी तरीके से वहाँ पे ग्लूकोसामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, सुप्राटेला बेसालिसिस जैसे कॉपर मैग्नीशियम जो रहते हैं तो वो बोन में एक अच्छी तरह से ताकत लाके वहाँ पे ज्वाइंट हेल्प देयर मूव स्मूथली एंड इजीली। जहाँ पे स्टिफ होता है स्पॉन्डिलोसिस का आगे का स्थिति आ जाती है तो इसमें ये ज्वाइंट हेल्थ उपयोगी पड़ता है। तो इस तरह से प्रॉपर हाइड्रेशन हमें रखना है। प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए हमें स्किन बूस्टर, हाइड्रेट ये सब लेके हमारे जो कोलाजिन पेप्टाइड्स इसमें रहता है स्किन बूस्टर में, तो वो सभी जो मसल्स बोन्स इसको तो स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। तो डीजनरेटिव चेंजेस जो है, जो वहाँ का जो बोलते हैं ना हम कि घर्षण से जीज होती है वहाँ पे, तो वो भर के निकालने में ये दिन में एक बार हम स्किन बूस्टर लेते हैं तो भी वो अपने आप बॉडी में कहीं पे भी वियर एंड टियर होता है तो भर के आता है। तो अच्छी तरीके से अफ्रेश जब हम लेते हैं और अफ्रेश के साथ मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं तो पूरा बॉडी में का डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग होने में ये मदद हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लॉकेजेस है वो निकल के जाते हैं। कहीं कहीं इंफ्लामेशन प्रेशर वहाँ पे है वो भी निकल जाता है और वहाँ का जो पार्ट है, पाथ है, रास्ता है, वो क्लियर हो जाता है इससे। और फिर बाद में जब हम प्यारा सा न्यूट्रिशन हम आगे लेते हैं तो उससे वो पोषण वहाँ पे जाने के लिए मदद करता है। तो मंत्री आने से पहले सब रोड ब्लॉक किया जाता है और जो अंदर की जो गर्दी है वो हटाई जाती है, रोड क्लियर किया जाता है। तो ये इस तरह से एक्सरसाइज करते टाइम जब हम ये लेते हैं तो एनर्जी, अलर्टनेस, फटीग ये दूर होके डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग हो जाती है और हमारा पूरे बॉडी में का सर्कुलेशन अच्छी तरह से अफ्रेश से हो जाता है। तो एक बार एक चम्मच हम लेते हैं तो उसमें 40 मिलीग्राम कैफीन जाता है। और लगा जिसका वेट ज्यादा है, जिसको पेन भी ज्यादा है, तो कैफीन एक पेन किलर भी अच्छा काम करता है और उससे मेटाबॉलिज्म अच्छा होके हमारा वेट जो बड़ा है वो भी कम हो जाता है। फैट बर्न करने में ये थर्मोजेनिक इफेक्ट से काम अच्छी तरह से करता है। और जो हमें पेन रहता है थोड़ा बहुत कहीं पर तो ये कैफीन से कम हो जाता है। तो मॉर्निंग में और दोपहर 4 बजे अगर हम आर्बा कंट्रोल लेते हैं तो हम हमारा आड़त झटक के जो पेन रहता है बॉडी में वो दर्द भी उससे कम होके हमारा मेटाबॉलिज्म थर्मोजेनिक इफेक्ट से हमारा जल्दी से जल्दी फैट लॉस होने में भी मदद करता है। और इसमें तीनों ही ग्रीन टी, ब्लैक टी और ओलोंग टी, ये तीनों का मिश्रण रहने की वजह से अच्छी तरीके से नेचुरल तरीके से हमें अपने शरीर के ऊपर काम करता है।
तो देखिए कि योर बर्न स्पॉट, फिजिकल परफॉर्मेंस अच्छा बनाता है, डायबिटीज, अल्जाइमर डिसीज, पार्किंसनिज्म, ये सभी इसमें थोड़ा ये सपोर्टिव एनहांसर बोल के ये काम करता है। उस प्रकार की ज्यादा हम पेन किलर बोल के या बाकी की मात्रा हम 400 मिलीग्राम तक ले सकते हो। और एक चम्मच में अफ्रेश के 40 मिलीग्राम कैफीन रहता है। और हर्बा कंट्रोल कैप्सूल में एक कैप्सूल में 80 मिलीग्राम हमें कैफीन मिलता है। तो इस तरह से 400 तक आप आगे जा सकते हो। तो डाइट में भी अच्छी तरीके से आप मिल्क, स्पाइस वगैरह बाकी ले सकते हो। लेकिन जो हमारा न्यूट्रिशनल डाइट रहता है वो ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी बोलते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट 40% चाहिए, 30% प्रोटीन, 30% ओमेगा 3 फैटी एसिड, कुछ फाइबर्स, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, ये सभी चीजें प्रॉपर रहना चाहिए। 114 प्रकार के घटक, हमारा जो शरीर है वो 100 ट्रिलियन सेल से बना है। तो हर एक सेल को 114 प्रकार के घटक लगते हैं। तो इतना सब न्यूट्रिशन चाहिए। तो अलग अलग हम खा नहीं सकते, उतना मिल भी नहीं पाता। और जो मिलता है वो रासायनिक खतों का यूज करके अलग तरीके से स्टोरिंग किया वाला सब मिलता है। तो उससे पोषक तत्व उतना मिलता नहीं है। इसलिए हमारे जो यहाँ पे जो पोषक तत्व या न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं सुबह में मॉर्निंग हमारा ब्रेकफास्ट, तो उसमें सभी प्रकार के 114 प्रकार के घटक हमारे शरीर को मिलते हैं। जैसे एक गिलास दूध में जितना कैल्शियम है उतना, 2 केले में पोटेशियम जितना है, और ये चीज में 100 ग्राम चीज में विटामिन ए जितना है, विटामिन ई जो 1 चम्मच सूर्यफूल तेल में जितना मिलता है, फाइबर जो विटामिन सी अलग रहता है 2 सफरचंद में उतना। तो अलग अलग ये प्रोटीन सोयाबीन से हमारे शरीर में मिलता है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसमें रहते हैं। तो ये सिमिलर न्यूट्रिशन करके वेट मैनेजमेंट का काम करके बॉडी को न्यूट्रिशन देके, अब इससे भी हम एक हंगर जो रहते हैं मेंटेन लीन मसल मास, ये पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर की वजह से, इसमें सोया और वे प्रोटीन रहते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स रहने की वजह से ये बच्चों में भी आजकल कमर दर्द के प्रॉब्लम दूर हो जाती है, होने में मदद होता है। उनका बोन डेंसिटी, मसल अच्छी तरह से बढ़ के उनका ग्रोथ हो जाए, इसलिए ये डायनोशेक अच्छी तरह से लेने के बाद उनके मसल स्ट्रांग रहते हैं, बोन स्ट्रांग रहते हैं, तो उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाता है। तो इसलिए तो उसको वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन का दर्जा इंटरनेशनल कमेटी ने दिया है। और जो शरीर में खान पान जो हमें नहीं मिलता है, जो शेक में लेते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहता है उसमें ज्यादा करके, और जो माइक्रो यानी कम मात्रा में शरीर को लगते हैं वो टैबलेट फॉर्म में रहता है। तो ये फॉर्मूला 2 जो खान पान में मिलता नहीं है, तो इससे इम्यून सिस्टम हमारी अच्छी रहती है। शरीर में भी इस प्रकार के जो घटक न्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट लगते हैं, तो ये इससे मिलता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर फिटनेस मेंटेन रहता है। और वेट मैनेजमेंट में भी ये काम आता है, जिसका वजन बढ़ाना है, जिसका कम करना है, ये मसल डेंसिटी के ऊपर से। यस, तो कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट की वजह से, इसकी वजह से भी सर्जिकल कॉम्प्रेशन जब स्पाइनल कॉर्ड का होता है, तो अलग अलग प्रकार के उसको इस तरह से मैकेनिकल ट्रैक्शन दिया जाता है उसके ऊपर का प्रेशर कम करने के लिए। फिर अलग अलग पोजीशन में इस तरह से नेक, अपर बैक, लोअर बैक के अलग अलग एक्सरसाइज भी यहाँ पे दिया जाता है, हमने उसके बारे में बोला है। और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी, हीट थेरेपी रहता है, कोल्ड थेरेपी रहती है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट किया जाता है। जो मसल वहाँ पे प्रेशर से अटक गई है, उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देने के बाद उसमें जो इन्फ्लेमेशन है, वहाँ का प्रेशर है, वो शायद दूर हो जाए। डीप टिश्यू मसाज भी किया जाता है। और अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग भी रहते हैं ट्रीटमेंट में। पेन किलर, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, फिजिकल थेरेपी, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन यानी सर्जरी भी उसमें हो जाती है। तो टैबलेट में एसिटामिनोफेन यानी पैरास्टामोल भी सादा लेते हैं हम। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में अलग अलग ग्रुफिन, डाइक्लोफिनेक, सोडियम, अलग अलग प्रकार के मसल रिलैक्सेंट भी दिया जाता है, जिसकी वजह से मसल्स वहाँ के स्पाज्म में जाते हैं। क्योंकि इन्फ्लेमेशन होता है तो पेन होता है, तो क्या होता है, मसल स्पाज्म हो जाती है, यानी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहता है बॉडी का। तो वो दूर करने के लिए एंटी डिप्रेशन या मसल रिलैक्सेंट भी वहाँ पे पेन किलर के साथ यूज किया जाता है, जैसे फ्लोरोजाजोल या थायोकोल्चिकोसाइड्स, अलग अलग प्रकार के मसल रिलैक्सेंट रहते हैं, वो पेन किलर के साथ दिया जाता है जब मसल स्टिफ हो जाते हैं या हलचल बंद हो जाते हैं, तब खाली वहाँ पे पेन किलर लेके उपयोग नहीं, उसके साथ ये भी दिया जाता है। तो सर्जिकल मेथड से भी देखिए किस तरह से लंबार लैमिनेक्टोमी भी करते हैं, उसके ऊपर वो अगर प्रेशर आता है तो प्रेशर यहाँ से तो कट नहीं करते, तो कभी कभी इधर का प्रेशर और ये दोनों के बीच में ये होता है, तो ये लंबर का लैमिनेक्टोमी जो पीछे का स्पाइन का पार्ट निकाल देते हैं, तो ये यहाँ पे हट जाता है, तो उसका प्रेशर थोड़ा सा दूर हो जाता है इस तरह से। क्योंकि इसमें अगर ज्यादा प्रॉब्लम रहता है कुछ करते, तो यहाँ के जो नस आते हैं, तो नस के ऊपर भी प्रॉब्लम आया तो पूरा नस कायम का डैमेज होके हमारा पार्ट चलता नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के सर्जरी इसमें रहते हैं। देखिए किस प्रकार के सर्जरी यहाँ पे किए जाते हैं
कि ये अगर काइफोसिस या फ्रैक्चर अगर होता है एक्सीडेंट में कहीं पे, ये मन के ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो इस तरह से ये अलग प्रकार के रॉड डाल के, स्क्रू डाल के किसको इस तरह से नॉर्मलाइज किया जाता है। यस, तो यहाँ पे ये कोई पोस्टीरियर लंबर इंटरवर्टिब्रल फ्यूजन, जब पीठ हमारी टूट जाती है, आगे पीछे हो जाती है, तो इस प्रकार की कुछ सर्जरी करके उसको अच्छी तरह से, यस, तो अलग अलग प्रकार के हमने ये देखे हैं। तो पॉइंट्स टू बी नोटेड, द लर्न प्रॉपरली बिफोर डूइंग एनी पोजीशन, टेक कंप्लीट रेस्ट इफ देयर इज एक्यूट पेन, अगर ज्यादा पेन है तो आप रेस्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकली रेगुलर, जो आपने शवासन है, मकरासन है, और फिर बाद में अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज है, वो अपने फॉर्म के ऊपर जैसे प्रॉपर गाइड करके दिया जाता है, तो उसके ऊपर हमें करना है। आसन अंटिल मार्क्ड इम्प्रूव इन द कंडीशनल, तर कुछ ज्यादा प्रकार के अवड एक्सरसाइज या आसन रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होने के बाद वो शुरू कर सकते हैं। डू नॉट परफॉर्म एनी मूवमेंट हरीली, एकदम मूवमेंट जल्दी से कोई करना नहीं है, इसलिए तो हम प्री वर्कआउट लेते हैं कभी भी। प्रैक्टिस विद पेशेंस एंड रेगुलरली, धीरे धीरे पूरा प्रैक्टिस करके हम अच्छी लेवल पे आ सकते हो। अवॉइड थिक पिलो ड्यूरिंग स्लीप, और 3 लेयर ऑफ स्पॉन्ज, 3 टाइप ऑफ, यानी बड़ी ऊंची या जो हमारा बेड है वो एकदम ऐसा प्रॉपरली तरीके से होना चाहिए, जो हॉरिजॉन्टली, ना कि वो झूली जैसा या इस तरह से होना चाहिए जिसकी वजह से हमें बैक पेन या बाकी कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो लेट्स थैंक ऑल ऑर्थोपेडिशियंस, जैसे बोलते हैं ना कि अगर हड्डी हमारे अच्छी तरह से सब रहना है, तो ऊपर जैसे दिए वाले कुछ टिप्स, एक्सरसाइज, अच्छा न्यूट्रिशन, प्रॉपर हमारे मॉर्निंग वर्कआउट के ऊपर आके अच्छा यहाँ पे करना, वही हमें लाइफ लॉन्ग अच्छा बनाते हैं। क्योंकि हमारे ज्वाइंट में सब कुछ होते हैं, क्योंकि हमारे जिंदगी का प्रवास हम करते टाइम अगर एक आधा टायर पंक्चर हो जाता है, तो हम इच्छित तल के ऊपर इच्छित टाइम में पहुंच नहीं सकते, तो हम देर से हमारे ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जो कर्तृत्व है उसमें भी कहीं पे तो अवरोध निर्माण होता है, और हम बैकफुट के ऊपर चले जाते हैं। इसलिए सभी ने अपना हेल्थ मेंटेन रखने के लिए हमारे ज्वाइंट्स ये सब अच्छे रखना चाहिए। और यहाँ पे इसलिए आने के बाद सब हमें हेल्थ मिलता है, पीस ऑफ माइंड, मनी, रिलेशनशिप, रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे होता है। और आपको जो भी यहाँ से हेल्थ और वेल्थ समझो मिलता है, अच्छा हेल्थ मिलने के बाद तो अपने व्यवसाय से आप वेल्थ कमाओगे लगे, लेकिन हम यहाँ पे बोलते हैं कि वो दोनों से आपके हाथ से, जैसे बोलते हैं ना कि कुटुंब सेवा, समाज सेवा और देश सेवा करो, ऐसे हम बोलते हुए विनियोग उसका करना चाहिए। थैंक यू सीनियर, थैंक यू ऑल माय फैमिली मेंबर्स कि जिन्होंने मुझे अच्छी तरह से सुना और मुझे बोलने का आपने मौका दिया। यस, थैंक यू। मैंने कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की थी कि मेरी तरफ से, आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वो तो अच्छा, अमेजिंग सेशन सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पूरा सेशन हमें डिलीवर किया है। बहुत ही इसमें आपने जैसे बोला कि गाड़ी का एक आधा पार्ट खराब होता है तो हम इजीली उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने बॉडी में कुछ खराब हुआ तो हम वो चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बहुत ही उसको अच्छी तरीके से उसको डेवलप करना चाहिए, उसको केयर करना चाहिए, और अपना सकस संतुलित आहार उसके साथ और अपना वर्कआउट, ये उसकी जोड़ दे के हमारा शरीर हमें मजबूत करना चाहिए। आसनों के बारे में भी आपने बताया। उसके बाद अपना जो तकिया रहता है वो कैसा रहना चाहिए, सोते समय क्या करना चाहिए, पेट के बल हमें सोना नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आपने हमारे सामने रखी, और इन चीजों का हमें बहुत ही अच्छी तरीके से उसका हमारे जीवन में उपयोग होने वाला है। और किसी को कुछ अपने अमेजिंग टॉपिक के ऊपर कुछ प्रश्न करना है, कुछ सवाल पूछना है, तो आप हैंड रेज कीजिए, और अपना फीडबैक देना है, उन्होंने भी हैंड रेज करना है। यस, ओके, हर्षद सर। यस, एक ही वर्ड में, एक ही सेंटेंस यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, आनंद सर का सेशन मतलब फुल ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल ऑल्सो एंड थेरोटिकल ऑल्सो। क्योंकि वो जो सारी बातें बताते हैं खुद डॉक्टर होने की वजह से स्वानुभव के साथ बताते हैं, पीपीटीज के द्वारा हर लोगों को वो समझ सके, इसके लिए वो इतने बढ़िया पीपीटीज बनाते हैं। और जो नॉलेज उनका है उसके लिए तो हम बात ही नहीं कर सकते।
तो क्या अभी हमेशा कितना तारीफ करना है आनंद सर का, लेकिन थैंक यू सर सो मच, अमेजिंग सेशन एज ऑलवेज। और बहुत ही नॉलेजेबल रहा, क्योंकि अगर आपने गौर किया तो आज हर तीसरे घरों में जॉइंट पेन्स के प्रॉब्लेम है। कंटिन्युअसली आपण उठताना बसताना अगो बाई पाठ दुखतीये, अरे माझा गुडघाच दुखतोय, असे प्रॉब्लेम्स आज घराघरांमध्ये आहेत। और इनसे बचने के लिए विदाउट मेडिसिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आनंद सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें गाइड किया है। थैंक यू सो मच सर, वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन दिस फोरम। यस, थैंक यू हर्षद सर। निर्मला मैम। आवाज आ रहा नहीं, और एक बार अनम्यूट। अभी आ रही? यस, आवाज है मैम। गुड मॉर्निंग ऑल एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर आनंद सर। आज का जो सेशन हुआ है आपका जॉइंट यानी स्केलेटल के बारे में, स्केलेटल हमारे शरीर का एक यानी पूरा शरीर का ढांचा उसी के ऊपर टिका रहता है। अगर वो नहीं रहते थे बोन्स हमारे शरीर में, तो वो पूरा हम मांसाचा गोळा ज्याला म्हणतो तसं असतं आणि आपण कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज करू शकलो नसतो। तर इतकं इम्पॉर्टंट आहे की आपलं शरीराचा जो ढाचा आहे त्याला चांगलं ठेवणे। तर याविषयी तो खूप छान माहिती मिळालेलीच आहे आणि कुठले आसनं करावेत जेणेकरून आपला तो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करेल आपली व्हर्टिब्रल कॉलम। आपल्या फोरम वरती हे सगळं होतच असते, पण आज माझा एक प्रश्न आहे आनंद सरांना की जर ओल्ड एज पर्सन्स आहे आणि जर फ्रॅक्चर झालेला आहे आणि त्यांना ऑपरेटिव्ह जर केलं असेल, आणि कसं असते की मला असंही म्हणायचं की शेक एकदम ओल्ड एज पर्सन्स घ्यायला विलिंग नसतात, तर आपले ऍडव्हान्स न्यूट्रिशन दिल्यानंतर त्यांना कितपत फायदा होऊ शकतो आणि कुठलं ऍडव्हान्स न्यूट्रिशन त्यांना आपण द्यायला पाहिजे? कारण ओल्ड एज मध्ये तर तसे बोन्स डेन्सिटी खूप कमी झालेली असते, फ्रॅजाईल झाले असतात बोन्स आपले। तर हा एक माझा प्रश्न आहे आनंद सरांसाठी। यस, फार छान पण सांगितलं मॅडम। उलट मी तर असं म्हणेन की ओल्ड एज पेशंट मध्ये जसं वय वाढत जाईल तसं त्यांची पचन शक्ती ही खूप वीक झालेली असते, पूर्ण काही खाल्लेलं त्यांना पचत नसतं। तर उलट अशा वेळेस जर त्यांना स्वावलंबीपणे शेवटपर्यंत जर आपले बोन आणि जर मसल्स आपले चांगले ठेवायचे असतील, तर आपल्या पूर्ण हळूहळू होणारे एक्सरसाइज आणि जे आहे न्यूट्रिशन ते घेणं हे त्यांना अमृताप्रमाणे कार्य करतं। कारण ते घेत नाहीत असं म्हणण्यापेक्षा त्यांना त्याचं महत्व जर पटवून सांगितलं की बाबा तुम्ही जे खाताय ते खाणारं येणारं कशा प्रकारे बाजारात येतंय, त्याच्यामध्ये किती अपेक्षित न्यूट्रिशन शिल्लक आहेत व्हॅल्यू काहीच नाही, त्यातून तुम्हाला किती पचतंय आणि किती शरीराला लागते, आणि त्यातून जे शेवटचे धातू आहेत शुक्र, मज्जा, अस्थि, ह्यापर्यंत तुमच्यापर्यंत धातू जातच नाहीयेत। ते पहिले रसरक्त मांसापर्यंत ते कुठे खेळतात आणि तिथं त्यांचे न्यूट्रिशन संपून जाते। त्याच्यामुळे तुम्हाला हे सगळ्या गोष्टी जर अपेक्षित असतील तर हे प्री डायजेस्टेड फूड, सगळ्या अन्नातनं काढलेला एक्स्ट्रॅक्ट हा जर तुम्ही घेतलात तर तुम्हाला सगळे धातूला एक प्रकारचे चांगलं झाडाला जसं पाणी देतो, खत देतो आणि पोषण देतो तशा प्रकारे तुम्हाला मिळेल आणि चांगल्या प्रकारे तुमची बोन डेन्सिटी टिकून राहील। तर अशांना जर तुम्ही समजून सांगितलं आणि हळूहळू एक कपापासून त्यांना जर सवय लावली तर ते 100% नक्की घेतील। कारण का की जे ओल्ड एज आहेत ते त्यांना लहान मुलं एक वेळ म्हणू शकतील किंवा मध्यम किंवा ठीक आहे मला नाकारतील, पण ओल्ड एजना त्याचं गांभीर्य कळतं आणि ते बऱ्यापैकी ऐकण्याच्या मूडमध्ये सुद्धा असू शकतात जर आपण त्यांना चांगलं कन्व्हिन्स केलं तर। त्यानंतर ज्यांचे फ्रॅक्चर होऊन ऑपरेशन झालेले आहेत तर त्यांनी ऑपरेशन नंतर ते लवकरात लवकर भरणं गरजेचं आहे। शेवटी ऑपरेशन करणं म्हणजे काय, तर ते त्या बोनला जे आजूबाजूला गेलेले तुटलेले ते त्यांना जागा लावून ठेवलं, पण ते भरून आणण्याचं काम हे आपल्या शरीरालाच करावं लागतं। मग शरीराला करताना ते शरीराला काही घटक मिळाले पाहिजेत तशा प्रकारचे, तेव्हा ते शरीर चांगलं लवकर प्रिपेअर करू शकतं। त्याच्यामुळे ऑपरेशन नंतर तर उलट अजून अपेक्षित आहे की लवकरात लवकर त्या ऑपरेशनची जखम भरावी, ते हाडे भरावे। त्याच्यासाठी आपण आपल्या न्यूट्रिशन बरोबर ऍडव्हान्स न्यूट्रिशन मध्ये जसं ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड, त्याच्यानंतर कॅल्शियम टॅबलेट आणि जॉईंट हेल्थ हे आपण देऊ शकतो आणि त्यांना प्रॉपर स्लीप येण्यासाठी ब्रेन हेल्थ सारखे प्रकार देऊ शकतो। आणि ओल्ड एज मध्ये त्यांना नाईट वर्क जो हा प्रकार आहे नायट्रिक ऑक्साईड हे पूर्णपणे बॉडीला पोहोचलेलं नसतं आणि आफ्टर ऑपरेशन कुठल्याही प्रकारच्या कदाचित
तिथून एखादा एम्बोलस किंवा थ्रम्बस किंवा रक्ताची गाठ ही रक्तामध्ये जाऊन पूर्ण छातीमध्ये, हृदयामध्ये, ब्रेनमध्ये जाऊन त्यांना अशा वेळेस स्ट्रोक येण्याची शक्यता जास्त असतात, हार्ट अटॅक येण्याची शक्यता जास्त असते. अशा वेळेस जर नाईटवर्क दिलं तर व्हेझो डायलेशनमुळं काय होऊन जाईल की प्रॉपर न्यूट्रिशन तर त्याला लवकर मिळेल त्या बोन पार्टला जाण्यासाठी, क्योंकि तिथे नायट्रिक ऑक्साईडची कमतरता असल्यामुळे ज्या खूप ऑपरेशन झालेले आहेत त्या साईडला देखील ब्लड फ्लो चांगला वाढणं आणि न्यूट्रिशन तिथपर्यंत पोहोचणं हे वाहकाचं काम देखील नायट्रिक ऑक्साईड चांगलं करतं. आणि ब्रेन आणि आपल्या हृदयाचे देखील एक चांगल्या प्रकारे एक हेल्थ मेंटेन ठेवण्याचं काम आणि अटॅक पासून वाचवण्याचं काम देखील नायट्रिक ऑक्साईड चांगल्या प्रकारे करतं. तर त्याच्यामुळं नायट्रिक ऑक्साईड, त्यानंतर आपला हर्बा लाईफ लाईन म्हणजे ओमेगा 3 फॅटी ऍसिडची, त्यानंतर जॉईंट हेल्थ, कॅल्शियम टॅबलेट आणि रात्री ब्रेन हेल्थ आणि आपला शेक, हे अशा प्रकारे जर आपण एकत्रितरित्या जर त्यांना घ्यायला लावलं तर एक चांगल्या प्रकारे फिट अँड फाईन ते राहू शकतात. ऑपरेशन नंतर त्यांची रिकव्हरी फास्ट होईल आणि रिकव्हरी फास्ट झाल्यानंतर ते एक स्वावलंबी आणि लॉंग टर्म एक चांगली लाईफ जगू शकते. यस, थँक्यू सो मच आनंद सर की तुम्ही मला म्हणजे खरंच खूप छान इन्फॉर्मेशन दिली आहे, कारण हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता मी जरी विचार केला होता पण मी नाईटवर्क मे बी ऍड नसतं केलं, पण आता तुम्ही मला नाईटवर्कचं पण महत्व इथे समजावून दिलं. म्हणजे कॅल्शियम तर द्यायचंच आहे, जॉईंट हेल्थ द्यायचंच आहे, हर्बल लाईफ लाईन द्यायचं आहे आणि सोबत नाईटवर्कचा काय फायदा आहे. आणि जसं पेशंट ओल्ड एज मध्ये थोडेसे हायपर असतातच, तर त्यांना ब्रेन हेल्थ जर दिलं तर त्यांनी प्रॉपर स्लीप झाल्याने हिलिंग प्रोसेस पण चांगली असेल. आणि शेक आपण त्यांना द्यायलाच पाहिजे हे आहे. पण कधी कधी काही पेशंट्स विलिंग नसतात. पेशंट्स म्हणण्यापेक्षा माझ्याच घरची माझी आजी आहे जी ओल्ड एज आहे, 90+ आहे, आणि ते ऐकायला रेडी नसतात आपलं. अशा वेळेस मग मला असं वाटलं की हा एक प्रश्न तुम्हाला खरंच म्हणजे खूप सुंदर आन्सर दिलाय मला. थँक्यू सो मच. ऐकणारच नाहीत कारण ते तुमच्या आजी आहेत ना. थँक्यू सर, थँक्यू. खूप छान प्रश्न विचारला निर्मला मॅडम. हा केवळ तुमच्या मनातला प्रश्न नसून हा प्रत्येकाच्या घरामधला हा प्रश्न आहे. प्रत्येकाला ह्या अडचणी किंवा या गोष्टीसाठी हे करायला लागतं. येस, खूप छान पद्धतीने आनंद सरांनी त्याच्यावरती आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. अजून कोणी हँड रेस केलेला आहे का? येस, तमाम. आणि कॉलवर जर प्रसन्न रणबोर असतील, त्यांचं ऑपरेशन झालेलं आहे, तर त्यांनी थोडस फीडबॅक द्यावा नंतर. गुड मॉर्निंग सर, खूपच सुंदर सेशन झालंय तुमचं आणि बरेच नॉलेज पण मिळालेलं आहे, माहिती मिळाली, बारीक सारीक एकदम गोष्टी आम्हाला माहिती पडलेल्या आहेत तुमच्याकडून. मला एक प्रश्न होता की 25 ते 30 असे जे वयाचे मुलं असतात तर त्यांच्या गुडघ्यातून वगैरे उठता बसता असा कट आवाज येतो, किंवा आपला जो पायाचा पंजा तो हलवताना कटकट आवाज येतो. ते काय न्यूट्रिशन कमी आहे का कॅल्शियम कमी आहे, तो प्रकार काय आहे आणि कशाने ठीक होऊ शकतं ते? का विचार करण्याची गोष्ट आहे ह्याच्यावरती, म्हणजे सिरियसली असं काही आहे का नॉर्मल आहे? येस, चांगला प्रश्न आहे. तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे फार विचार करण्यासारखी किंवा चिंता करण्यासारखी बाब ही नाहीये, पण थोडीशी आपण काळजी घेणं गरजेचं आहे की पुढे भविष्यामध्ये त्यांना थोडंसं प्रॉब्लेम अबोव 50-60 नंतर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण ते दाखवतं काय की थोडंसं वंगण तुमच्या त्या भागामध्ये कमी पडतंय. गाडीच्या चाकाला जर वंगण अधिक झालं तरी सुद्धा जॉईंट आपले चांगले काम करत नाहीत, आणि गाडीच्या चाकामध्ये वंगण जरी कमी झालं तरी कुरकुर आवाज करायला लागतो. तर तोच पार्ट तिथं असतो. जेव्हा सांध्यांमध्ये वंगण जास्त होतं त्याला आमवात म्हणतात किंवा रिमॅटॉइड आर्थरायटिस सारखा प्रकार होतो, सांधे सुजायला सगळे. आणि जेव्हा ते अपाचित आहार रस जो घटक आहे तो त्या सांध्यांमध्ये अडकतो आणि त्याच्यामुळे ते सगळ्या गोष्टी करतात. तर त्याच्यामुळं कसं आहे की संधिवात किंवा ह्या वाताचे जर प्रकार बघितले तर खूप बारकावे आहेत. गावठी आर्थरायटिस, त्याच्यामध्ये गाऊट जे म्हणतो आपण त्याला, तर त्याच्यामध्ये रक्तधातू आणि मज्जा आणि अस्थि धातू यांचा विचार करावा लागतो. रक्त त्यात दूषित झालेलं असतं म्हणून त्याच्यामध्ये युरिक ऍसिडचं प्रमाण वाढतं आणि सांध्यांभोवती ते फिरलं जातं. त्याच्यानंतर ऑस्टिओ आर्थरायटिस, याच्यामध्ये डिजेनरेटिव्ह चेंजेस असतात ओल्ड एज मध्ये. त्याच्यामध्ये अस्थि धातू आणि मज्जा धातू यांचं पोषण पूर्ण कमी झालेलं असतं वयोमानानुसार. आणि तिसरा जो आर्थरायटिसचा प्रकार असतो आम्ही आमवात म्हणतो, किंवा यंग एज मध्ये सांधे सुजतात त्याला रुमॅटॉइड आर्थरायटिस वगैरे बाकी म्हणतो. त्याच्यामध्ये रसधातू विकृत झालेला असतो, तो व्यवस्थित डायजेशन न झाल्यामुळे ते सांध्यांमध्ये जाऊन अडकत असतो. तर अशा प्रकारे तिघांची ट्रीटमेंट वेगळी असते.
पण एकच पेन किलर ॲलोपॅथीमध्ये दिलं जातं. त्याच्यामुळं कुठं ना कुठं ह्या भागामध्ये खूप बारकाईने विचार करणं गरजेचं असतं. आणि तुम्ही जे म्हणताय की सांध्यामध्ये कटकट आवाज येतो, तर हे सायनोव्हियल फ्लुइड या जे काही पुढच्या कार्टिलेज असतात तिथले, तर त्याचं पोषण व्यवस्थित होण्यासाठी आपण त्यांना कॅल्शियम आणि जॉईंट पेन हे आपल्या न्यूट्रिशन बरोबर देणं आणि प्रॉपर एक्सरसाइज करून तिथले जे सांधे आहेत, तर सांध्यांना समजा 2 खुर्च्यांमध्ये जर आवाज येत असेल तर केवळ त्या सांध्यांमध्ये विकृती नसते, तर त्या सांध्यांना जे काही जसं सर्कसच्या तंबूला एका ठिकाणी स्थिर ठेवण्यासाठी जे बाजूला ताणून जे दोरे बांधलेले असतात, तशा प्रकारचे स्नायू किंवा मसल जे त्याला अटॅच झालेले असतात, त्या मसल्स मध्ये सुद्धा ताकद येणं गरजेचं आहे. म्हणजे मांड्यांचे मसल, पिंड्यांचे मसल हे जर स्ट्रॉंग असतील तर ते हाडांचे जे काही एकमेकाला जॉईंट असतात ते प्रॉपर राहतात. जर समजा ते मसल पडलं तर ते एकमेकाला टेकतील, कटकट आवाज येतील. मसलला जर चांगल्या प्रकारचा ताण असेल तर त्याला एक प्रकारे धरून ठेवतात. आणि आतमधलं पोषण म्हणजे इथे मांस अस्थि त्या दोन्ही धातूंचा इथे विचार होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मसाज, प्रॉपर न्यूट्रिशन ह्या सगळ्या गोष्टी जर एकत्र होणं हे गरजेचं आहे. त्या व्यक्तीला कुठं ना कुठं एक्सरसाइजची आणि प्रॉपर न्यूट्रिशनची गरज आहे, यातूनच हे दर्शवतं. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू मनीषा मॅम. यानंतर रमा मॅडमचा हँडराइज आहे. रमा मॅडम. सर आधी बाकीच्यांना घ्या तुम्ही क्वेश्चन्स, मी बोलते लास्टला. ठीक आहे. उज्ज्वला मॅडम. हॅलो हॅलो, आवाज येतो? बोला. येतो. हा, गुड मॉर्निंग. तर मला एक प्रश्न विचारायचा होता सरांना. ते मानेचा असं गोल फिरवताना थोडा चरचर आवाज येते माझ्या मानेमध्ये आणि एखाद्या वेळेस चक्कर आल्यासारखी वाटते. कसं काय होते ते? थांबावं लागते मग एखाद्या वेळेस. येस, अगदी सुंदर प्रश्न आहे. याचाच अर्थ तुम्हाला सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिसचा त्रास सुरू होतो आहे, बरोबर? म्हणजे जे आता इतके दिवस तुम्ही काम केले, कष्ट केले, त्याच्यामुळे जसे गाडीची टायर झिजतात तशा प्रकारे आपल्या शरीराची झीज झालेली आहे. आणि आपण आपल्या परिवाराकडे जास्त लक्ष दिलं, स्वतःकडे लक्ष दिलं नाही. म्हणजे आता तुम्हाला प्रॉपर व्यायामाची, न्यूट्रिशनची गरज आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला योग्य कॅल्शियम प्रिपरेशन आणि आपला सात्विक आहार, पोषक आहार आणि जे आपले हर्बल लाईफलाईन ही कॅप्सूल चालू करणं गरजेचं आहे. आणि एक्सरसाइज प्रॉपर करायची. जरी चक्कर येत असेल तर स्थिर व्हायचं, अगदी हळू. घड्याळाचा काटा जसा फिरतो तशा पद्धतीने अगदी हळू 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 फिरवत 10 वेळेस, 10 इकडनं 10 तिकडून करायची. एकदम जोरात फिरलं तर ती प्रेशर नसवर येतं आणि तुम्हाला चक्कर यायला लागतं. आणि ज्यांना खूपच चक्कर येते त्यांनी मग थोडं अवॉइड करून मग तुम्हाला घ्यावा लागतो की तिथले जे काही हालचाली आहेत ते रिस्ट्रिक्ट करण्यासाठी. पण ते तात्पुरतं घेऊन आपल्याला हळूहळू इथे साधारण मसाज करणं, प्रॉपर आपलं न्यूट्रिशन घेणं, हॉट वॉटर बॅग थोडंसं मानेखाली ठेवणं आणि प्रॉपर हळूहळू एक्सरसाइज करणं. अगदी हळूहळू घ्यायचं, थांबायचं. चक्कर आली वाटलं तर स्थिर व्हायचं, घाबरायची गरज नाही. म्हणजे तरच तुमची रिकव्हरी इकडे जाईल. जर तुम्ही आता लक्ष दिलं नाही प्रॉपर तर काय होईल, भविष्यामध्ये मुलीला पट्टा येईल, मग खूप चक्कर येतील. तुम्हाला चक्कर आली तर असं वाटत कशात ते पकडावं, एकदम असं ओढायला लागाल. पण हे पुढचं हे चालू झालं. त्याच्या आतच तुम्ही योग्य ठिकाणी आहात, योग्य फॅमिलीशी जोडलेले आहात, योग्य प्रॉपर न्यूट्रिशन घ्या, कॅल्शियम आणि ओमेगा 3 हे तुम्ही चालू ठेवा आणि एक्सरसाइज डेली करा. 100% तुमची रिकव्हरी होईल आणि पुढचा कळेल सगळ्या गोष्टी. ओके, थँक्यू. थँक्यू उज्ज्वला. यानंतर प्रीती मॅडम. प्रीती मॅडम. येस. सर मला ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलायसिस आहे आणि मला जर रात्री जर झोप नाही झाली तर मग सकाळी खूप पेन होतं मानेमध्ये. असं वाटतंय की कोणी मानेच्या नसा असा आवळल्या आहे. तर काय कारण असू शकते त्याचं? झोप नाही झाली तेव्हा पण होतं असं तर होतोच त्रास? येस, बरोबर, खूप सुंदर प्रश्न विचारलात. म्हणून आपण ज्या वेळेस उपचार त्या टॉपिकवर बोलत होतो त्यावेळेस आपण पहिली स्लाइड मी दाखवली ती 5 पिलर ऑफ द हेल्थ. प्रॉपर स्लीप, वॉटर, डाएट, त्यानंतर एक्सरसाइज आणि पॉझिटिव्ह माइंडसेट. ह्या सगळ्या गोष्टी, हॅपीनेस, ह्या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. कारण रिचार्ज करणं हेच झोपेचे काम आहे. आपल्या डॉक्टर सुधीर सरांनी निद्रा किंवा स्लीप
त्याच्यावर खूप छान सेशन घेतलं होतं. म्हणजे पोषण तुमचं कमी पडतं शरीराला, हे ह्यातूनच सिद्ध होतं. त्याच्यामुळे छानपैकी म्हणून मी ब्रेन हेल्थ टॅबलेट काय याच्यामध्ये सांगितली, तर त्यामुळेच ब्रेन हेल्थ घ्या, प्रॉपर स्लीप घ्या. त्याच्यानंतर जे काही शरीराला रिबूट, जे आपण मोबाईल आपला ज्यावेळेस हँग होतो त्यावेळेस बंद करतो आणि पुन्हा चालू करतो, तशा पद्धतीने आपल्या शरीराला कुठतरी स्थिर एक 7 ते 8 तासाची झोप महत्वाची आहे. त्यामुळे तुम्ही प्रॉपर न्यूट्रिशन घेऊन हळूहळू एक्सरसाइज करा. तुम्ही ब्रेन हेल्थ टॅबलेट रात्री वाढवा. आणि आता जे मी सांगितलं की कॅल्शियम, त्यानंतर ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड, आपली हर्बालाइफ लाईन, आणि त्याच्या बरोबर तुम्ही नाईटवर सुद्धा सुरू करायला अपेक्षित आहे. आणि आपलं न्यूट्रिशन जे सकस पोषक आहार जो आपला आहे, फक्त एक्सरसाइज मानेचे करताना मात्र खूप हळूहळू करायचे. आणि गरम पाण्याचं पिशवी थोडीशी मानेखाली घेऊन अगदी एक 10 मिनिटं छानपणे झोपून जायचं. म्हणजे तुमचं थोडंसं तेल, एखादं तिळ तेल आणून ठेवायचं, आणि थोडंसं मालिश करा. गरम पाण्याची पिशवी फडकं टाकून मानेच्या खाली घ्या आणि 10 मिनिट झोपा. तुमचं पेन चांगलं रिड्यूस होईल. पण इकडे मात्र हळूहळू बॉडीला, तिथल्या स्नायूंना, मानेच्या आणि तिथल्या बोन्सला ताकद येण्यासाठी तुम्ही स्वतः प्रयत्न केला पाहिजे. नाहीतर मग MRI, मणक्याला पट्टा हे पुढे वाढत नाही. एकदा आपल्या लक्षात आलं की आपण रिकवर करू शकतो. ओके मॅडम? येस, थँक्यू प्रीती मॅडम. खूप छान पद्धतीनं आनंद सरांनी एक्सप्लेन केलं. आता यानंतर कोणाला कुठलाही प्रश्न असू दे, अगदी छोटा जरी असला तरी कोणी संकोच करू नका. येस, गुड मॉर्निंग सर. सेशन तर छानच झालं. फक्त आनंद सरांना एक क्वेश्चन आहे. जे लोक ट्रॅव्हलिंग करतात तर अशा लोकांना बॅकएक फार लवकर होतं, किंवा अशा लोकांची मणक्याची झीज ऍज कम्पेअर टू बाकीची लोक ह्यांची जास्त होते का? किंवा आता सध्या जे वर्किंग पीपल आहेत किंवा वर्किंग वुमन आहेत त्या अगदी लवकरच ऊन बाहेर पडायच्या आत, म्हणजे आता व्हिटॅमिन डीचं पण सगळ्यांना डेफिशियन्सी आहे, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं कॅल्शियम डेफिशियन्सी पण राहते असोसिएटेड. कारण जसं की सगळ्यांना माहिती आहे व्हिटॅमिन डी म्हणजे हे हेल्प करतं कॅल्शियम ऍब्झॉर्प्शन साठी. तर अशा लोकांसाठी काही तुम्ही टिप्स द्याल का, किंवा आपल्या न्यूट्रिशन मधलं त्यांनी काय घ्यावं ह्याचा काही सल्ला द्याल का? कारण शिक्षिका किंवा बाकीची जी लोक असतात ती अगदी सकाळी घराच्या बाहेर पडतात, ट्रॅव्हलिंग करतात आणि रात्री अंधार पडल्यानंतरच घरी येतात. अशा लोकांनी कसा मधला मार्ग काढावा व्हिटॅमिन डी घेण्यासाठी? दुसरा एक क्वेश्चन आहे की जे प्रेग्नंट लेडीज असतात आपल्या, तर त्यांना साधारणतः जसं जसं पोटाचा घेर वाढायला लागतो तसं त्यांना बॅकएक जास्त व्हायला लागतं. तर त्या स्त्रियांना कुठल्या प्रकारची आसनं आणि आपल्या कुठल्या सप्लिमेंट त्यांनी कंपल्सरी घ्याव्यात हे सांगितलं तर बरं होईल. येस, थँक्यू. येस, मी आपल्याला सांगितलं की जे सतत ट्रॅव्हलिंग करतात, आपल्याला माहिती आहे की ज्या पार्टचा यूज जास्त होतो तो डिजनरेटिव्ह मध्ये जायला लागतो. जसे काही पैलवान लोक असतात, रोज एक्सरसाइज करतात, जिमला जातात वगैरे, बाकी ह्या सगळ्या गोष्टी करत असतात, तर भविष्यामध्ये तुम्ही पैलवान लोकांना बघितलं तर आफ्टर 60 त्यांना उठता बसता येत, सांधे आखडलेले असतात. का? तर त्याचा पार्टचा ते जास्त यूज केलेला असतो. ज्या गोष्टी सतत गाडी जेव्हा जास्त पळेल तेव्हा त्याची टायर लवकर दिसतील, तेव्हा लवकर टायर बदलावं लागेल. ज्या गाड्या जास्त पळत नाहीत, साधारणपणे राहील, त्या गाड्या चांगल्या राहतात. म्हणून लाईफ गाड्यांचं कसं असतं की 1 लाख किलोमीटर पळल्यानंतर मग आपल्याला तेवढंही देईल. ती एखाद्या वर्षी 1 लाख किलोमीटर एका वर्षात पळतील, आणि किंवा एखाद्याची गाडी 10 वर्षात 1 लाख पळत नाही, म्हणजे ती 10 वर्ष चांगली टिकते. तर तशा प्रकारे जरी समजा पडली तरी सुद्धा तिला प्रॉपर वेळच्या वेळी सर्व्हिसिंग, ऑइलिंग ह्या गोष्टी महत्वाच्या असतात. म्हणून ज्यांना ट्रॅव्हलिंग किंवा सतत हे असतं त्यांनी तर प्रॉपर न्यूट्रिशन घेणं गरजेचं असतं. अशा वेळेस त्यांनी तर खरं आयडियल दिनचर्या त्यांना पाळता येत नाही, पण ते पाळण्यासाठी त्यांना नॉलेज हे फार महत्वाचं असतं. की जसं नॉलेज ही एकच अशी गोष्ट आहे की तुम्हाला फिट अँड फाईन ठेवू शकते. त्याच्यामुळे फोरमवर जेवढे काही ह्या गोष्टी होत असतात त्या गोष्टी जास्तीत जास्त शिकून घेण्याचा आपण का प्रयत्न करायचा, स्वतःसाठी, मित्रांसाठी किंवा आपल्या परिवारासाठी. हे कधीही वाया जात नाही हेल्थ बद्दल, कारण हेल्थ तर सगळ्यांची बेस आहे. तर अशांना ट्रॅव्हलिंग करून आल्यानंतर रोज रात्री जे मी म्हणतो की पाठीला कमीत कमी तीळ तेल लावणं, किंवा आठवड्यातून 1 दिवस संपूर्ण जेव्हा सुट्टी असते त्यावेळेस मॉर्निंगला संपूर्ण तेलाने बॉडीची मसाज करून एक 10 ते 15 मिनिटं सूर्यप्रकाशामध्ये कवळ्या उन्हामध्ये थोडंसं हे घेणं, आणि आठवड्याभरात जे काही शरीरावर ताणतणाव पडलेला आहे त्याला रिकवर कुठं करण्याचा प्रयत्न करणं हे खूप अपेक्षित असतं. अशा प्रकारे जर नाही केलं तसं तुम्ही जाणीवपूर्वक निखाऱ्यावर पाय दिला काय, किंवा जाणून बुजून पडला काय, चुकून पडला काय, तर परिणाम भोगावेच लागतात. तशा प्रकारे शरीराला मग ते त्रास होतात, स्पॉन्डिलिटिस होतं. अक्षरशः त्यांना 40-50 वर्षानंतर अशी अवस्था होते
की रिक्षातून जाताना सुद्धा हादरापासून दूर बाबा एकदम हळूच घे, माझी अवस्था बेकार झाली, पाठ माझी खराब झाली. तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्यातून निर्माण व्हायला लागतात. म्हणून वेळीच जागृत होणं आणि मॉर्निंग वर्कआउट आपल्या पोरांमध्ये येऊन करणं आणि जे काही प्रॉपर न्यूट्रिशन आपलं आहे ते घेणं. जेव्हा ते बाहेर असतील तर त्यावेळेस जर जेवणाची वेळ चुकत असेल तर त्यांनी पुड्या तयार करून ठेवायच्या आपल्या न्यूट्रिशनच्या. 1 चमचा समजा जे काही आपले मेंटॉर किंवा आपल्या शरीरानुसार 1 ते 2 चमचे जे काही आपल्याला प्रोटीन पावडर लागणार आहे किंवा 1 ते 2 चमचे जे काही आपल्याला शेक मीठ लागणार आहे, 3 चमचे फॉर्म्युला 1 लागणार आहे, ते एका पुडीमध्ये बांधून 5-7 पुड्या आपल्या जवळ ठेवणं आणि जिथं वेळ मिळेल तिथे गाडी जर असेल तर शेकरची बॉटल रिकामी टाकणे, त्याच्यामध्ये टाकणं. संध्याकाळचे 7 वाजले, मला घरी जायला 9 वाजणार आहे, टाका सरळ त्यावेळेस पोटामध्ये गेलं पाहिजे. ते संपूर्ण शरीराला तुम्ही घरी जाईपर्यंत पोषण घेऊन जाईल आणि रात्री यांच्या नावाला काहीतरी खाऊ शकता, एखादं फळ तूप आणि शांतपणे झोपू शकता. म्हणजे तुम्ही पळा पण प्रॉपर सर्व्हिसिंग न्यूट्रिशन बॉडीचं करण्यासाठी मग अशा लोकांनी नाईट वर आपलं ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड, कॅल्शियम प्रॉपर डोस अशा प्रकारे विशेषत्वाने घेणं हे त्यांना गरज आहे लॉंग टर्म गाडी त्यांची पळण्यासाठी, फिट अँड फाईन जाण्यासाठी. नाही केलं तर मग लवकरच गाडी काम काढेल आणि मग आपल्याला एकाच ठिकाणी बसावं लागेल. आणि प्रेग्नंट वुमनला कसं असतं की जेव्हा मी म्हणालो होतो की जेव्हा प्रेग्नंट वुमन असेल किंवा एखाद्याला खूप मोठी ढेरी पुढे सुटलेली असेल तर काय होतं की बॅकचे जे स्नायू असतात, मणक्याला जे काही ताकद देणार असते ते थोडेसे लूज पडतात आणि वीक होतात आणि पुढेचं जे प्रेशर असतं ते पाठीला बॅकला पडल्यामुळं बॅक पेन जास्त चालू होतं. आफ्टर डिलिव्हरी चांगल्या प्रकारे त्यांना रेस्ट दिली गेली त्या माताला तर ते छानपैकी रिकव्हर जबरदस्त करतात, कारण तिथे काही कुठली पॅथॉलॉजी नसते. ते तात्पुरत्या काही घटकांमुळे किंवा तिथल्या पोझिशनमुळे त्यांना तो त्रास होत असतो एक, पण तरी सुद्धा त्यांनी प्रॉपर न्यूट्रिशन घेणं हे गरजेचं असतं. कारण पहिल्या ट्रायमेस्टर मध्ये रसधातू चांगलं होण्यासाठी त्यांना आपलं जे काही फॉर्म्युला 1 आणि शेकमेट अशा प्रकारचं किंवा जर अंडर वेट असतील तर अशा वेळेस डायनोशेक वगैरे थोडंसं देऊन एक छान प्रॉपर न्यूट्रिशन दिलं तर ते माताचं पोषण आणि त्या बाळाचं देखील चांगल्या प्रकारे पोषण हे चांगलं व्हायला लागतं. दुसऱ्या ट्रायमेस्टर मध्ये जेव्हा बाळाला वेगवेगळे अवयव जे वाढत असतात त्यावेळेस मग ओमेगा 3 फॅटी ऍसिडचे टॅबलेट वगैरे त्याच्यामध्ये EPA आणि DHA असल्यामुळं ते तुम्ही थोडंसं देऊ शकतात. आणि त्यावेळेस कॅल्शियम आणि मल्टीव्हिटॅमिन ही टॅबलेट हे देणं गरजेचं असतं, कारण बाळाचं पोषण होणं, आईचं पोषण होणं आणि ते चांगल्या प्रकारे सुदृढ जनन ही काळाची गरज असते. आणि फायनल स्टेजला आपण ओमेगा 3 कॅल्शियम आपलं न्यूट्रिशन हे त्याला देणं हे खूप वरदान ठरतं असं मी म्हणेन. आणि कदाचित ब्रेन हेल्थ जर तुम्ही रात्रीच्या ताणतणावासाठी जर घेत असाल तर बाळाची देखील बौद्धिक क्षमता चांगल्या प्रकारे होते, कारण त्याच्यामध्ये ब्राह्मी अशा प्रकारचे त्या ब्राह्मीच आहे. तर ते काय ब्राह्मी आयुर्वेदिक आहे, वनस्पती आहे, त्यामुळे त्याचे साईड इफेक्ट काही येत नाहीत. कदाचित ज्या वेळेस पोर्टल हायपरटेन्शन किंवा सॉरी इम्बॅलन्स वगैरे बाकीचं व्हायला लागतो, हॉर्मोन इम्बॅलन्स, त्याच्यामुळे बीपी शूट होणं, एक्लाम्सिया, बाकी अशा काही गोष्टी असतील तर तेव्हा नाईटवर हे आपण देखील आपल्या न्यूट्रिशन मध्ये वापरू शकतो. त्याच्यामुळे प्रॉपर व्हिज्युअलायझेशन झाल्यामुळे बाळाच्या नाळेमध्ये देखील व्हिज्युअलायझेशन चांगलं होतं आणि प्रॉपर न्यूट्रिशन त्या बाळाला सुद्धा पोहोचू शकतं. आणि ब्रेन हेल्थ आणि नाईटवर त्याच्यामुळं त्यांचं जे काही इक्लाम्सिया ओमेगा 3 फॅटी ऍसिडमुळे देखील ते प्रिव्हेंट चांगल्या प्रकारे केलं जातं. आणि ह्याच्यामुळं कुठल्याही प्रकारचे साईड इफेक्ट नाही आहेत, कारण हे काही मेडिसिन नाही आहे. ही मेडिसिनचा दावा नाही. दीज आर द न्यूट्रास्युटिकल्स, दीज आर द सप्लिमेंट्स, दीज आर द फूड प्रोडक्ट्स विच इज हॅव्हिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. बिनधास्त याच्यामध्ये तुम्ही अशा प्रकारे घेतलात तर एक चांगल्या प्रकारे माता सुद्धा सुरक्षित राहते, बाळ सुद्धा सुरक्षित राहते आणि एक फिट अँड फाईन एक चांगला बच्चू आपण आपल्या परिवाराला देऊ शकतो, समाजाला देऊ शकतो. थँक्यू. थँक्यू सर. आणि आनंद सरांचं सेशन तर छान झालंच, पण आज वर्कआउट पण छान झालं. येस, तर थँक्यू सुचिता मॅम. येस, थँक्यू रमा मॅडम. यानंतर आपण अनुपमा मॅडम कडे जाऊया. अनुपमा मॅडम. येस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वर्कआउट खूप सुंदर झालेले आहे. मी म्हणेन होस्टिंग सुद्धा खूप सुंदर झालेली आहे संकेत सरांची. आणि आनंद सरांचं सेशन म्हटलं तर काही विचारायचंच नको. खूप अमेझिंग सेशन झालेलं आहे आणि खूप महत्वाचं सेशन आहे. कारण आजकाल कसं प्रत्येकाला गाडीवर बाहेर जाणे, लेडीज असू जेंट्स असू, तो प्रवास आणि रस्त्यावर असणारे खड्डे, या प्रत्येक गोष्टीमुळे काय होते, पाठ आणि मानेचे सगळ्यांना हे झालेले आहे. म्हणजे प्रत्येकाचे असे मान आणि पाठीचा प्रत्येकाला इश्यू आहेच. त्यामुळे आजच्या सेशनमुळे खूप लोकांना त्याचा फायदा होईल.
कारण आनंद सरांनी प्रत्येक गोष्टीची छोटे छोटे पॉईंट सांगून खूप सुंदर असं सेशन घेतलेलं आहे की त्याच्यामुळे आपल्याला नक्कीच फायदा होईल. म्हणजे आपण छोटे छोटे इम्प्लिमेंट करू शकू त्याच्यामध्ये. कारण खूप पाठ आणि बाहेर गेल्यानंतर आपण आता सध्या पाहतोय औरंगाबादमध्ये तर तुम्ही पाहाल तर एवढे खड्डे आहेत सध्या, सगळीकडे रस्त्याचे काम सुरू आहेत. बाहेर जायचं म्हटलं की अगदी कंटाळा येतोय, पण जावंच लागतं प्रत्येकाला बाहेर. आणि त्याच्यामुळं खूप मान आणि पाठीची खूप सध्या सगळ्यांना हे आहे. त्यामुळे खूप सुंदर माहिती सांगितली सरांनी. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. आम्हाला खूप फायदा होईल त्या गोष्टीचा. येस, थँक्यू व्हेरी मच अनुपमा मॅडम. थँक्यू. आनंद सरांना काही बोलायचं? थँक्यू एव्हरीवन. सगळ्यांनी चांगला फीडबॅक दिला की ज्याच्यामुळे या फीडबॅकमुळेच आम्हाला थोडेसे मोटिवेशन मिळतं आणि चांगल्या प्रकारे आम्ही डिलिव्हर करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि आपण जी सेवेची संधी देतात त्यामुळे आम्ही जो काय अभ्यास केला तो पुन्हा आम्हाला रिकॉल करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे आम्हाला काही कळतात आणि त्याच्यामुळे आम्ही प्रॅक्टिसमध्ये सुद्धा ते परफेक्टली उच्चार देण्यासाठी एक आणि पुढच्यालाही समजून सांगण्यासाठी आम्हालाही मदत होती. यस, थँक्यू. हे सगळं तुमच्यामुळे. येस, थँक्यू व्हेरी मच ऑल ऑफ यू. खूप छान पद्धतीनं आपण फीडबॅक दिलेला आहे, काही प्रश्न विचारलेले आहेत. प्रत्येकाला खूप चांगला फायदा होणार आहे. आनंद सरांनी खूप छान माहिती दिली. आजचं वर्कआउट सेशन सुद्धा अगदी खूप छान झालेलं आहे. आणि जर कोणाचा प्रश्न काही नसेल तर आपण या कॉलचा आज एंड करूयात. आणि आज 5 वाजता परत आपण लेडीज बॅच साठी एकत्र येऊया. सर्व लेडीज बॅच साठी सर्व लेडीजना 5 वाजता भेटूयात. चलो, ओके. यस, आनंद सर का सेशन है और डांस किए बगैर तो हम लोग रुक ही नहीं सकते. तो चलिए फिर से कैमरा ऑन कीजिए. सेलिब्रेट करेंगे आज के सुचिता मैम का वर्कआउट और उसके बाद आनंद सर का बढ़िया सा टॉपिक. ये दोनों सेलिब्रेट होना चाहिए डांस के द्वारा. सो एवरीबॉडी फिर से कैमरा ऑन कीजिए. ओए बल्ले बल्ले सॉन्ग लगाइए भाइयों. करनी नी गल कहनी खरिया. गैरत ब्लड विच कुट कुट भरिया. चापलूसी करनी नी गल कहनी खरिया. छोटी मोटी गल विच की रखिया हो गल लोग करदा. सूरमा पंजाब नू बिलोंग करदा ना कम रोंग करदा. सूरमा पंजाब नू बिलोंग करदा ना कम रोंग करदा. जरतां दे सर ते जिउणा जाणदा. मौत मूरे खड़के भी हैक ताणदा. जरतां दे सर ते जिउणा जाणदा. मौत मूरे खड़के भी हैक ताणदा. ओ पैदा जदों हो जवे सवाल मुछदा ना फिर सांझ डरदा. सूरमा पंजाब नू बिलोंग करदा ना कम रोंग करदा. सूरमा पंजाब नू बिलोंग करदा ना कम रोंग करदा. जिम दा शिकारी गुस्सा फट बल्लीए. गल तैनू कहनी बस एक बल्लीए. ओ जिम दा शिकारी गुस्सा फट बल्लीए. गल तैनू कहनी बस एक बल्लीए. हो कल्लिया नी रहना लाइफ टाइम वास्ते मैं तैनू बोर्ड करदा. सूरमा पंजाब नू बिलोंग करदा ना कम रोंग करदा. सूरमा पंजाब नू बिलोंग करदा ना कम रोंग करदा. सूरमा पंजाब नू बिलोंग करदा ना कम रोंग करदा. सूरमा पंजाब नू बिलोंग करदा ना कम रोंग करदा. चलो, बाय बाय एवरीवन. यस, यस, अमेजिंग होस्टिंग बाय संकेत सर. कांग्रेचुलेशन. शाम को मिलते हैं. बाय बाय. टेक केयर.